तो आफ्टर कमिटिंग 6-7 सुसाइड्स दैट वाज माय फाइनल डिसीजन कि नहीं मुझे कुछ करना है। बचाया, ठीक किया, सब कुछ किया, लेकिन उनको कहाँ छोड़ूं? लंगड़े लूले अपाइस को रखने के लिए जगह चाहिए थी। अच्छों को हम लोग छोड़ देते। हम लोग कोई भी अच्छा बच्चा नहीं रखते शेल्टर पे, क्योंकि वो उनकी जगह नहीं है, अपाइसों की जगह। सो क्या करना? तो एंड एनिमल रिहैबिलिटेटर, सो वी रिहैबिलिटेट ऑल दोस एनिमल्स विच नीड अ होम। दैट्स पशु रक्षण है सदैव तत्पर, और वो अभी भी चलते चलते आ रहा है। What kind of animals प्यार rescue? ऑल सॉर्ट ऑफ एनिमल्स, इवन ह्यूमंस। सिर्फ पशु नहीं, किसी भी का दिल दुखा के या किसी को भी तकलीफ दे के कोई भी काम नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। और वो तकलीफ जब उनकी जान जाके हो रही होगी तो नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे जो मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है, काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो या मैं 10th में था 12th में पढ़ाया, वो सारे मुझे अभी वापस हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा जो जैन कम्युनिटी है उन्होंने मुझे हेल्प किया। मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं वो लोग हेल्प कर रहे हैं। काफ़ी सारे जगह ऐसे भी है कि अपने चंद्रपुर के लोग हैं वो लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, उसके कारण फंडिंग हो रही है। जिस जगह पे पशु खुश, उस जगह पे सब खुश। Hello everyone. Welcome back to another episode of Link to Success with Samrat. दोस्तों, हमने आज तक कई सक्सेसफुल लोगों की कहानी सुनी है, लेकिन आज हम उस शख्स की कहानी सुनेंगे जिसने अपनी सारी ज़िंदगी उन बेज़ुबान जानवरों को समर्पित की है जिनकी आवाज़ सुनकर भी कई लोग अनसुनी कर देते हैं। आज का पॉडकास्ट महज एक पॉडकास्ट नहीं है, बट इट्स गोइंग टू बी अ ब्रीफ डिस्कशन ऑन ह्यूमैनिटी, कंपैशन एंड हाउ ह्यूमन कैन बी क्रूअल एंड ब्रूटल टुवर्ड्स एनिमल। तो आज जानते हैं एनिमल एनजीओ का सर्च विथ मिस्टर देवेंद्र, द प्राउड ओनर एंड फाउंडर ऑफ प्यार फाउंडेशन। सो देवेंद्र सर, आई एम रियली थैंकफुल दैट यू केम टू अवर पॉडकास्ट एंड अगेन आपका शेड्यूल बहुत टाइट है, हमने आके भी देखा है आपके एनजीओ में। सो वंस अगेन आई एम रियली थैंकफुल दैट यू केम हियर। थैंक यू आपको कि आप इतना समय निकाल के सब चीज़ कर रहे हैं, ताकि जो हमारा मेन मोटिव है सबके सामने में है। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए या जो लोग आपको जानते नहीं हैं उनके लिए एज ए देवेंद्र इंडिविजुअल आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे खुद को? जो मुझे जानते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं बहुत ही एरोगेंट हूँ, बहुत ही गुस्से वाला हूँ, और बहुत डांटते भी होंगे। और जो नहीं जानते उनको ऐसा लगता होगा कि ये कोई पर्टिकुलर पर्सन होगा जो कोई डॉग्स, कैट्स या जो भी जख्मी जानवर होगा उनको उठा के लेके जाता है और अपने पास में रखता है करके। सो दोनों की आइडिया से गलत है। मैं बहुत सिंपल सा एक साधारण सा इंसान हूँ जिससे किसी से कोई लेन देन नहीं। जो लेन देन है वो सिर्फ पशु ऐसे कि वो सिर्फ बचे। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं सिर्फ एक पशुओं को प्यार करने वाला एक सिंपल साधारण सा इंसान हूँ, बस खत्म। सर, अब पशुओं की बात निकली है, यू आर प्राउड ओनर एंड फाउंडर ऑफ प्यार फाउंडेशन। सो मैं चाहता हूँ कि ये प्यार फाउंडेशन क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। So it is basically, as you said, कि proud owner and a proud founder. It's a proud labor and the prime employee of the shelter. So ऐसा होता है कि प्यार फाउंडेशन हमने जब शुरू किया था, बेसिक मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, स्पेशली सोनिया करके है, जिन्होंने मुझे आइडिया दिया था कि अपने को चंद्रपुर में कुछ करना है। एंड आई वाज लाइक, हमेशा मुझे सेवा में मैं बहुत ज़्यादा इंडल्ग रहता हूँ। सो सोनिया के कारण और कुछ मेरे फ्रेंड्स थे उनके कारण, स्टूडेंट्स थे उनके कारण यहाँ पे प्यार फाउंडेशन शुरू हुआ। और बेसिकली हमारी यही मोटिव थी कि जो भी रास्ते पे जानवर है जो जख्मी है उनको ठीक करें, बस ये हमारा एक छोटा सा मोटिव था। सर, हमने सुना है आप एजुकेशनल बैकग्राउंड एज ए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हो। सो व्हाट मेक यू टेक अ डिसीजन कि मुझे ये सब छोड़कर एनजीओ स्टार्ट करना है? सी इट इज़ लाइक कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हर एक केस में होते हैं। सामने से इंसान दिखता एक है और होता कुछ और भी है पीछे से बहुत कुछ। सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं लाइफ में जिसने प्यार फाउंडेशन को उभारा है, मतलब एक नींव प्रकट की है। उसमें से ऐसा भी कभी हुआ है कि बहुत तकलीफ़ों से गुजरने के बाद इंसान को समझ में आता है कि एक्चुअल लाइफ क्या है और उसको जीना कैसा। और ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें मुझे लाइफ को क्या करना चाहिए वो समझा है। तो आफ्टर कमिटिंग 6-7 सुसाइड्स दैट वाज माय फाइनल डिसीजन कि नहीं मुझे कुछ करना है। और किसको करना है? सो वो जिसका कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं है,
जिसका हर प्रकार से विरोध होता है, जिसको तुच्छ समझते हैं. सो आप कंसिडर इन द होल यूनिवर्स, सो ये सिर्फ एक ही आ जाते हैं, वो है पशु. सर डोंट गेट मी रॉन्ग, डिस्क्रिमिनेशन तो इंसानों में भी है. जो भेदभाव है वो तो मुझे लगता है पशुओं से ज़्यादा आजकल इंसानों में हो रही है. आजकल पशुओं के भी स्टैंडर्ड बढ़ गए. यानी अगर कोई ब्रीड का है या कोई जान से अपने उसे पालता है, पोसता है, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. करेक्ट कि आपने कहा कि पशुओं को तो ह्यूमंस में भी है. हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा ह्यूमंस का. सो आई वॉज गिवन अ चांस टू सेलेक्ट वन ऑफ द फील्ड. से कुछ फील्ड्स मुझे चुनने के लिए दिए थे. अब कौन चुनने के लिए दिए, दैट इज़ अ मिस्ट्री. सो जब मुझे चुनने के लिए दिया गया था कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, वेयर वुड यू स्टार्ट, तो पहला है कि हम मुझे बोला गया था कि इंसानों के लिए. सो उसमें भी वो इंसानों के लिए जो कि बैकवर्ड क्लासेस में है, जो कि रूरल एरियाज़ में है, एंड दैट ऑल. तो वहाँ मुझे पता चला कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंडल्ग है, सोशल वर्कर्स ऑलरेडी इंडल्ग है जो कुछ ना कुछ कर सकते हैं वहाँ पर. उसके बाद मैं हैंडीकैप्ड एंड पैरालाइज्ड पीपल्स, मैंने बहुत जगह हेल्प किया है. छोटे बच्चों के लिए जो मदर टेरेसा का बहुत सारे आश्रम्स है, वहाँ मैंने अपना टाइम स्पेंड किया है. मतलब मैं बचपन से करते करते आता था. सो वो एक पार्ट था. सो आई थॉट कि नहीं, वहाँ पर भी लोग हैं, ज़रूरत है. ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि ज़रूरत है, बट लोगों की ज़रूरत है, और अभी भी बहुत ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि नहीं. थर्ड पार्ट वॉज फॉर दी लो कैटेगरी पीपल, जैसे कि अपने ट्राइबल एरियाज़ में है, वहाँ पर भी. तो वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ गवर्नमेंट कर रही है, बस लोगों को वहाँ तक पहुँचना है. अभी की गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है, बस दिखना चाहिए और अपने को पहुँचना चाहिए, इतना एम है. Then was the people of prostitutes and transgenders. तो prostitutes people के पास भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, हम लोग उनको बचा सकते हैं, उसमें जाने से बचा सकते हैं. बहुत सारा चीज़ें हैं. पीपल आर वर्किंग फॉर देम एंड गुड अमाउंट ऑफ पीपल आर हेल्पिंग देम. सो उसमें से उनको उभारना है, तो हो रहा है. देन कम्स दी LGBTQ कम्युनिटी में जो लोग हैं, ट्रांसजेंडर सेटल के, उनको अभी भी भयानक भेदभाव है. आपके भेदभाव मैंने बांटते बांटते आया हर एक इसमें. सो भेदभाव में इतना उनको तकलीफ़ है कि पूछो मत. बट अगेन दे कैन वर्क फॉर दमसेल्फ, दे कैन अर्न फॉर दमसेल्स. बस इतना है कि उनको वो चीज़ें मिले, कि उनको कोई एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिले उनको रहने के लिए, और हर तरीके से उनको एक ना आप क्या बोल सकते हैं, हम लोगों की एक्सेप्टेंस अगर कर दिया गया है, तो दे कैन डू वंडरफुल जॉब्स. ठीक है, और हर एक सपोर्ट भी यस, है, सपोर्ट लोगों भी का है, लोगों का है, ऐसा नहीं कि नहीं करके. बट एकमात्र जब आप हर मार में आते आते हो, तो आपके पास में आते हैं पशु. तो वो पशुओं के लिए आप बोलते हैं कि हम लोगों के पास में इतने सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी कुछ नहीं है उनके लिए. अगर सपोज़ कोई जानवर, आपने जैसे ब्रीड कहा, जर्मन शेपर्ड, कल रात को मुझे कॉल आया था, अपना बाईपास रोड की तरफ में पैरालाइज्ड हो गया, रास्ते पे छोड़ दिए. हम लोग मेरा फ्रेंड का बर्थडे था, वन ऑफ माई को फाउंडर्स में मेरे 4 पिलर्स है, तो वो 4 पिलर्स में एक पिलर का बर्थडे था. तो आई यूजुअली वेरी, मतलब बहुत कम मैं ये सब चीज़ों में जाता, तो मैं उसके यहाँ पर गया. तो वहाँ से हम लोग जंगल का राउंड मारने के लिए गए. मुझे बहुत शौक है जंगल जीव, मैं इन्हीं में जीता हूँ. तो जंगल से हम लोग जा रहे थे, तो 4-5 गाड़ियाँ रुक गए. तो एक रहता ना कि शायद शेर दिख गया होगा करके. सो हम लोग जिस नए जगह पे, वहाँ पे हमको रोज़ शेर दिखते हैं, मुझे रोज़ शेर दिखते हैं, बट वो था ना जंगल का शेर कुछ अलग रहता है शायद से. सो वो शेर देखने के लिए जैसे मैं नीचे उतरा, तो वहाँ पर एक लैब्राडॉग बैठा हुआ था, और बेचारा डरा हुआ एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच से जाके छुप रहा था. एंड लिटरली आई वाज शॉक्ड कि रात के 2:30 बजे अराउंड, कि वो जंगल में क्या कर रहा है, और वो बैठ गया है, और भयानक एग्रेसिव था. तो शायद उसको पालने वाले ढंग से पाला नहीं, इट वॉज नॉट अ गुड पेरेंटिंग. हाँ, उसको रास्ते पे छोड़ दिया, रास्ते पे नहीं, जंगल के बीच छोड़ दिया, उस जगह पे जहाँ पे लोग शेर को देखने जाते हैं, और शेर का आना जाना वहाँ पे रहता. वो कुत्ता मर नहीं गया होता था. आप सोचो उसकी क्या हालत है. अगर यही इंसान होता, तो इंसान को ऐसा अबैंडन नहीं किया. बहुत सारे सिस्टम रखी हुई उनको बचाने के लिए, वो ब्रीड वाले डॉग को वहाँ पे छोड़ दिए. 90% ऑफ ब्रीड डॉग्स एंड अप देयर लाइफ ऑन द रोड्स, ऑन द मार्केट्स, इन दी शेल्टर. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ पीपल. इसके बाद में जो रास्ते के जानवर हैं, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है. वो कोई अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते. खाना मिला, अगर रास्ते पे पड़ा हुआ तो खा लेंगे, पीने के लिए कुछ मिला तो पी लेंगे. मैं आप हंसोगे, मेरे पास में ऐसे भी कॉल आते हैं जो लोग बोलते कि ये कुत्ता मेरे घर के सामने नाली का पानी पीते रहे, तो उसको उठा के लेके जाओ. अब सोचिए ऐसे लोग कहाँ भुगतेंगे. देन द थिंग वॉज कि मैंने भगवान को बोला कि नहीं, मुझे यही चुनना है, ताकि मुझे इसको उभार के लाना है. उन्होंने यही बोला, ऊपर के जितने भी फील्ड है ना, इसमें तू जा, तुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, बट ये जो फील्ड है जहाँ पे तुमको इन पशुओं को बचाना है, बहुत तकलीफ होगी, जान जा सकती है. आई वॉज रेडी फॉर दैट.
लोग तुझे बहुत गंदा बोलेंगे, आई वॉज रेडी फॉर दैट। हर प्रकार के तकलीफ आएंगे, आई वॉज रेडी फॉर दैट, और मैं आज ये भुगत रहा हूँ, पर मैं इनके लिए लड़ रहा हूँ बस। सर आपने एक इंसिडेंस बोला कि आपने 7 बार सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया, तो डेफिनेटली आपके पर्सनल रीजंस रहे होंगे, आपने उसको बहुत बखूबी अच्छे से संभाला, दैट्स व्हाई यू आर हियर। बट ये डिसीजन है ना, एनजीओ में जाना, सोशल मूवमेंट एक्टिविस्ट बनना, दिस इज रियली डिफिकल्ट एंड इट्स टेक अ लॉट ऑफ करेज। तो आपको फैमिली से कैसा सपोर्ट मिला? फैमिली, टिल नाउ माई फैमिली इज़ अ फैमिली। मतलब मैं अभी ऐसा हुआ कि मुझे घर छोड़ना पड़ा कुछ और रीजंस के कारण, बट पहले थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हुए, क्योंकि देखो ना, आप सोचो ना, कौन माँ बाप ये सोचेगा कि उसका बहुत पढ़ा लिखा लड़का या बेटा या बेटी जो भी हो, वो हर एक प्रकार की सुविधा छोड़कर, लाखों कमाने वाला इंसान, एसी में बैठ के पढ़ाने वाला इंसान या फलाना फलाना जॉब करने वाला इंसान आज रास्ते पे भीख मांग रहा है या रास्ते पे ये कर रहा है। सोचे उनके कलीग्स उनको क्या बोलते हैं, या आजू बाजू के लोग रहते हैं क्या बोलते हैं, देखो तुम्हारा बेटा इतना पढ़ लिख के इतने लोगों को पढ़ाया है, इतने लोगों का करियर डेवलप हो गया, और आज वो ऐसी परिस्थिति में कि वो लोगों को एक एक रुपये मांग रहा है, भीख मांग रहा है, जी रहा है। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड कितना फेस किया होगा उन लोगों ने। स्टार्टिंग में मम्मी पापा का थोड़ा सा ये था कि यार ये क्या कर रहा है, बट टुडे माय बिगेस्ट सपोर्ट इज़ माय मॉम डैड। मेरा पहला डोनेशन मेरी मम्मी पापा के पास से ही आया है। द सेकंड डोनेशन वाज वो बताऊंगा मैं। सो माय फर्स्ट डोनेशन इज़ फ्रॉम माय मॉम डैड। अभी भी मेरे पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जो हमारी पहली एम्बुलेंस है मेरे पापा ने लेके दिया मुझे, वो कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहा तो मेरा पहला सोर्स ऑफ हेल्प इज़ माय डैड। बचपन से अभी तक मेरे मम्मी पापा का ही मुझे सपोर्ट। मेरी दीदी, मेरे जीजू, मेरी बड़ी दीदी, मेरी भांजी छोटी है पर मेरा सपोर्ट, मेरा भाई, और मेरे शेल्टर के 4 पिलर्स वो मेरे फुल सपोर्ट्स हैं। और सडनली व्हेन आई वाज इनटू एक बहुत गंदा समय आया था कि जब शेल्टर क्लोज डाउन हुआ, तब आदित्य देव भाई मेरे प्रिय मित्र फाउंडेशन से है, बाकी गौशाला के लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, ऐसा एक पूरा इकोसिस्टम है। दैट इज़ माय फैमिली राइट नाउ। माय बेस्ट फ्रेंड्स, माय एवरीथिंग दैट माय बेस्ट फ्रेंड्स मतलब भगवान और कुछ नहीं। सो दे ऑल आर देयर इनटू माय हेल्प। सर ये तो हो गया आपने एक इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब मैं ना आपको थोड़ा सा मुद्दे से थोड़ा अलग ले जाना चाहता हूँ। एनजीओ रजिस्ट्रेशन आपने की है, तो इसकी प्रोसेस क्या होती है, एक्चुअल प्रोसेस? बहुत सिंपल है। आपको एक बॉडी बनानी पड़ती है, और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि रजिस्ट्रेशन क्या है और रजिस्ट्रेशन क्यों रहना चाहिए। जब भी कोई एनजीओ बनाता है तो मैं उनको सबसे पहले यही सजेस्ट करता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन करो, बट एक 4-5 महीने का टाइम लेकर रजिस्ट्रेशन करना। 4-5 महीना इसलिए क्योंकि आप लोगों को पहचान पाओगे कि लोग कैसे हैं। आप जिन लोगों को चुन रहे हो उनका मोटिव क्या है। जब मैंने लोगों को चुना था उनका मोटिव कुछ और था, तो मेरे से लोग छुटते छुटते गए। एंड मेरा बॉडी जो बना है वो इतना परफेक्ट है कि वो सबका एक ही मुद्दा है, पशु रक्षण है सदैव तत्पर, और वो अभी भी चलते चलते आ रहा है। सो आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो आपको एक बॉडी बनानी पड़ती है, चाहे वो 7 लोगों की हो या ऑड नंबर्स 9 नंबर की हो, 9 लोगों की हो या 11 लोगों की हो, और उससे एक बॉडी बनती है। वो बॉडी को आपको चैरिटी कमिश्नर के अंडर में रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको उसमें हेल्प करेंगे, लॉयर्स से आपको हेल्प करेंगे, एडवोकेट्स एंड ऑल। सो वो बॉडी बनती है, वो रजिस्टर्ड होता है, इट इज़ अंडर चैरिटी कमिश्नर। वहाँ पे एक रजिस्टर्ड होने के बाद आपको रजिस्टर्ड आप एक जो आप हर तरीके की चीज़ें कर सकती है, जिसको आप देखो। रजिस्ट्रेशन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट के अंडर में आ गए। इट्स ए नॉन गवर्नमेंट बॉडी, बट येस यू नीड टू बी अंडर द गवर्नमेंट, कि आपको उनके कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, तभी आप ये कर सकते हैं। आप मन चाहे काम नहीं कर सकते, वो भी अलग नाम बात के है। हिसाब से नॉन Yes, गवर्नमेंट yes, ऑर्गेनाइजेशन, yes, बट yes, sir. यू हैव टू फॉलो So, रूल्स yes. रेगुलेशन। और वो रजिस्ट्रेशन में आप ये बोले जाते हैं कि हमने ये काम करने हैं, हमको ऐसा ऐसा करना है, हमारे ये मोटिव्स हैं, हमारे ये रूल्स हैं, हम लोग ये चीज़ करेंगे। ये पूरा का पूरा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप लोग गवर्नमेंट को बताते हो कि ये सब चीज़ें हो रही है। जी, जैसे बायोलॉज बनाना पड़ता है आपको, Yes, सेक्रेटरी बनाना है, yes, पैन yes, टैन yes. कार्ड, उसमें कोई एक प्रेसिडेंट होता है, एक सेक्रेटरी होता है, वाइस Treasurer सेक्रेटरी होता है, होता है। ट्रेजरर होता है, कोई पैसे का पूरा संभालता है, पूरा ये देखता है, वो देखता है, कुछ मेंबर्स रहते हैं, ये सब चीज़ें होती है। जी सर। सर आपने एक छोटी सी बात कही अभी, लोग बैठे हैं, सो दे आर अ प्रॉपर चैनल, सो काइंड ऑफ अ ब्रोकर and a team that will help you to register your firm. Yes, and that is chargeable, correct? Yes, that is charge. Everything is chargeable, और लोग ऐसे ही नहीं करते, पर मेरा हर एक काम लोगों ने ऐसे ही किया है। मुझसे कभी किसी ने पैसे नहीं लिए, कभी नहीं। चाहे वो आप
कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को बोलो जो चार्ज करते होगे, मुझसे आज तक अभी किसी ने चार्ज नहीं किया, किसी ने नहीं। यहाँ तक कि अगर मैं कोई हॉस्पिटल विजिट करता हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होती है, वो डॉक्टर्स भी मुझे फीस नहीं लेते हैं। उल्टा वो उनके पास के जो भी दवाई वगैरह वो भी मुझे देखे हुए। तो आई वॉज लाइक सरप्राइज। मुझे बोले ना कि वो अच्छा नेकी का काम करो, बस बाकी का मत सोचो, अपने आप अच्छा काम होता है, बस अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल सर। जब हम एनजीओ बनाते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फर्म डेवलप करना चाहते हैं, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनी। तो ये 3 क्या चीज़ें हैं, और एनजीओ अगर डालना है किसी को तो किस कैटेगरी में आता है वो? देखो, तीनों का मुद्दा एक ही है, मतलब मोटिव एक ही है। तो मैंने सोसाइटी एक्ट में किया है बिकॉज इट वाज वेरी इजी फॉर मी एट दैट टाइम टू डू। बाकी लोगों का अलग अलग रहता है कि कोई सेक्शन 8 में करता है, कोई ट्रस्ट में करता है, बट सबका मेन मोटिव एक ही है, सबको एक ही चीज़ करना है। इवेंचुअली जाना वही है। इवेंचुअली करना वही है, बट है अलग अलग चीज़ें। सो जिसको जो बेटर लगता है वो करे। वो कोई भी पर्टिकुलर एडवोकेट को पकड़े और एडवोकेट से समझे कि उनका मोटिव क्या है और वो कैसे चीज़ करे, उसके हिसाब से सब इजीली जाएगा। बट सबका एक ही तरीका होता है, सबका एक ही तरीके से आगे बढ़ना है बस। What you feel which is the best one among all 3? मुझे तो for सोसाइटी एक्ट लगा है, बट मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स को सेक्शन 8 अच्छा लगता है। सेक्शन, क्योंकि कंपनी की या ऐसा। सो वो उनको अच्छा लगता है। मुझे सेक्शन, मतलब मुझे यही अच्छा लगता है कि जब मैं सोसाइटी एक्ट में हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ से मेरा कभी पल्ला पड़ा ही नहीं है। तो व्हाट इज़ गोइंग गुड, दैट्स इट। जी। सर, आजकल ना डिजिटलाइजेशन बहुत चलन में है। तो हमने ना 2 चीज़ें बहुत सुनी जब भी हम एनजीओ या लॉयर्स के पास जाते हैं, स्पेशली एनजीओ रजिस्टर करने के लिए। वो 2 सर्टिफिकेट का नाम ज़्यादातर लेते हैं इनिशियल डेज में, दैट इज़ 12A एंड ATG। तो ये दोनों क्या चीज़ें हैं एंड वाई दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर गुड एनजीओ? कोई भी एनजीओ रजिस्टर होने के बाद में अगर कोई पैसा देता है उनको, तो जब पैसा देते हैं तो हमारे गवर्नमेंट के अंडर में जो भी पैसा अगर कोई डोनेट करता है तो उसका उनको कुछ टैक्स का रिलीफ मिलता है। सो वो टैक्स रिलीफ के लिए ATG 12A बहुत ज़रूरी चीज़ रहती है। तो 12A ATG वो संस्थाओं को जल्दी मिलते हैं, या मतलब मिलते हैं जो बहुत ही लीगल तरीके से अपने डॉक्यूमेंटेशन अपने काम करते करते आ रही है। कहीं पे भी कुछ गड़बड़ होता है तो ये कैंसिल होते हैं, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ होता है तो ये सब चीज़। लेकिन ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत, हमारे यहाँ पे भी 1-2 बार गड़बड़ हुआ है क्योंकि कुछ नॉलेज था नहीं। जब मैंने शेल्टर शुरू किया था, आप समझना, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, देयर वाज नो वन टू सपोर्ट एंड नो वन टू टेल मी व्हाट इज़ व्हाट। सो अभी तो बहुत आराम से बताऊंगा कि 12A और ATG के ऊपर लोगों को फोकस करना चाहिए ताकि जो भी डोनेट करे उसको उसका रिलीफ मिले। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव। ओके, सो मोस्टली सर 12A इज़ फॉर एनजीओ, ताकि 12A से एनजीओ को टैक्स ना भरना पड़े, करेक्ट? And ATG is for the people who are donating, so they can also claim for the tax. That is a major purpose. Yes, perfect. सर, आखिरी एक जो आता है हमने देखा है फॉरेन डोनेशन, जिसे हम FCRA भी कहते हैं। तो इसका सर्टिफिकेशन एक एनजीओ को कब मिलता है एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू अचीव इट? It is very headache. I mean, it is an headache thing. बहुत बहुत घूमना पड़ा हम लोगों को, मतलब बैठे बैठे घूमना पड़ गया कि बहुत लंबा प्रोसीजर है वो चीज़ कि आपके 3 साल कंप्लीट होने चाहिए। 3 साल की ऑडिट, 3 साल का आपका ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरना, उसके बाद आपने 3 साल में क्या 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 चीज़ की, उसके सारे के सारे रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर कटिंग्स एंड ऑल, ये पूरा का पूरा आपका नोटिस, आपके मीटिंग्स, एवरीथिंग, आपके हर एक जो मेंबर्स है वो मेंबर्स क्या कर रहे हैं, और आपने जितना पैसा अभी तक लाया है वो कहीं गलत जगह गया है क्या, आपकी फैमिलीज़ के कोई मेंबर्स है क्या। बहुत बाप रे, हम लोगों को मतलब 6 महीना सिर्फ ये चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए लगा कि इनको चाहिए क्या क्या था, और उसमें भी बहुत सारे स्क्रूटिनी होती है और बहुत स्क्रूटिनी होती है। अभी करंट गवर्नमेंट के अंडर में FCR उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट किया क्योंकि उसके बहुत सारे मिसयूज़ होते हैं, बहुत सारे मिसयूज़ होते हैं। आप समझ सकते हैं कैसे पैसा पलटाना, हवाला होता है, बहुत सारी चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं, ये तो चलो एक पर्सपेक्टिव हुआ, लेकिन वो FCR से जो पैसा यहाँ फंडिंग होती है अपने यहाँ पे, उससे बहुत तरीके के गलत काम भी हुए थे। सो वो सब चीज़ रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। और उसके बाद में अभी FCRA का ऐसा है कि आपको एक लंबा 2 साल 2.5 साल रुकना ही पड़ता है, एक बार आपने रजिस्टर कर लिया तो। उसके बाद में फिर उनका प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं, अपने यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट जाते हैं, पूरे वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद में FCRA मिलता है। FCRA का भी जो अकाउंट रहता है वो दिल्ली में रहता है, नॉर्मल अपने यहाँ पर नहीं है। SBI के इसमें उनका मेन अकाउंट होता है, वो भी दिल्ली में होता है। वो दिल्ली से ही सब कुछ फंड्स वगैरह ट्रांसफ़र होते हैं एंड इट इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट।
बहुत आपको हर साल उसका ऑडिट करना पड़ेगा और उसका यूटिलाइजेशन आपको अपलोड करना पड़ेगा। हर एक पैसा जो आ रहा है क्यों आ रहा है उसी पर्पस के लिए यूज़ करना है। सपोज़ अगर मेरे पास में अगर पैसा आया है कि गाय को रोटी खिलाने के लिए जाए, तो वो गाय को रोटी खिलाने के लिए जाना ही चाहिए। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट पर्टिकुलरली फॉर दिस। अगर किसी ने बोला कि केजेस खरीदने के लिए है, तो डेफिनेटली आई हैव टू टेक दैट अमाउंट टू बाई ओनली द केजेस। किसी ने कहा कि ये मेडिकल इक्विपमेंट के लिए चाहिए, तो वो मेडिकल इक्विपमेंट के लिए ही जाना चाहिए। ये मेन पर्सपेक्टिव उसका होना और चाहिए। मुझे लगता है एनजीओ नो प्रॉफिट नो लॉस के फंडे पर ही चलता है, तो मुझे Yes. लगता है कि जो फंड आ रहा है वो यूटिलाइजेशन होना ही चाहिए। अगर ऐसे बैंक में पड़ा है उसका ब्याज ही खा रहे हैं, तो एनजीओ बहुत जगह पे ऐसा होता है कि पड़ा रहता है, क्योंकि उनका भी दूसरा एक है कि वो पड़ा रहने के बाद ब्याज है तो कम से कम उससे वो चीज़ चले करके। यस, क्योंकि हमेशा डोनेशन देने के लिए लोग होते नहीं। काफ़ी लोग मुझे भी बोले कि कॉर्पस एक कॉर्पस अमाउंट आपके इसमें रहे, बट अभी हम लोग इतने ग्रोइंग फेज में है कि हमको एक एक रुपया यूज़ करना है, तब जाके शेल्टर बने, क्योंकि कल जाके क्या हो मुझे नहीं पता। और मेरे पीछे इतने लोग लगे हुए हैं कि कब मैं ऊपर जाऊँ मुझे भी नहीं पता। सो मेरा ऐसा एक है कि मैं रहते रहते मैं पूरी तरह से डेवलप कर दूँ, पूरी तरह से अपनी नज़रों के आगे। यस। चंद्रपुर में जब मैं आया था और शेल्टर शुरू किया था, प्यार फाउंडेशन, कुछ भी नहीं था। नॉट इवन सिंगल मेडिसिन विच यू वांट ऑन एन इमरजेंसी बेसिस यू विल नॉट गेट। आज प्यार फाउंडेशन में हर एक वो मेडिसिन अवेलेबल रहती है। हाँ, होता है कभी कभी हमारे पास भी नहीं रहते हैं, हम लोगों का फाइनेंशियल इशू रहा तो नहीं रहता है, बट हर एक वो मेडिसिन जो मुंबई पूना में रहता है वो मेरे पास अवेलेबल रहती है। दो मेडिसिन छोड़ के, क्योंकि वो थोड़े कॉस्टली है, वो नहीं रहते मेरे पास में, बट बाकी हर प्रकार के मेडिसिन अभी है, हर प्रकार की फैसिलिटी शेल्टर में है। सो मतलब यहाँ से 150 किलोमीटर में किसी को भी अगर वो फैसिलिटी अगर चाहिए, वो तो फैसिलिटी अवेलेबल है आराम से। नागपुर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। सो देवेंद्र सर, इन शॉर्ट इतनी बातों से मुझे ये समझ आ रहा है कि ये बहुत सर्कस है, इट्स नॉट एन ईजी। तो अगर कोई यूथ है जिसको एनजीओ स्टार्ट करना है, सो व्हाट यू थिंक विच इज़ द फर्स्ट स्टेप दे कैन और दे शुड टेक? मोटिव, कि उनको क्यों शुरू करना है और किस लिए शुरू करना है। और अगर सही में उनको करना है तो फिर उनको पीछे नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि बहुत तकलीफ़ें आती है। वो तकलीफ़ें जितना आप उसको क्रॉस करके जाओगे उतना वो फर्म होगा और स्ट्रांग होगा। तो पहला चीज़ है उनका मोटिव, कि उनका मेन मोटो क्या है और क्यों है। अगर वो फिक्स्ड है सो उनको आगे बढ़ना है, तो वो पहले फिक्स करें। जैसे मेरा कि नहीं, मुझे ये बच्चों को बचाना है और हर प्रकार के तरीके से मेरे को उनको लेके जाना है। सो वो चीज़ मेरे इसमें फ़िक्स था और मैं कभी पलटूंगा नहीं, ये भी फिक्स था। पहले ऐसे था कि सिर्फ डॉग्स के लिए, फिर ऐसा है अभी कि हर एक पशु के लिए अब है। सो वो मोटिव उनके इसमें रहा। तो और दूसरी चीज़, किसी की भी बातों में नहीं आना, बहुत इम्पॉर्टेंट। किसी के भी बातों में नहीं आना। जब मैंने शेल्टर शुरू किया था तो मुझे किसी ने कहा था कि ये काम सिर्फ किसी फ़कीर का या किसी अमीर का हो, तो मैंने वो डायलॉग मारा था। बहुत दिग्गज पर्सन है जिसने मुझे कहा था, तो मैंने उनको वही कहा था कि मैं कपड़ों से आपको एकदम फ़कीर ही दिखूँगा और मेरा दिल बड़ा अमीर है। और वो आज भी मेरे को वही चीज़ जिता के लेके जाता है। वैसे भी मोदी जी कहती है हम तो फकीर है, झोला उठा के चल देंगे तो वही- शायद मुझे भी लगता है हम भी यही करेंगे। मुझे हर बार जब कोई डराने धमकाने शेल्टर तक आता है और मुझे बोलता है कि ये पूरा जला डालूंगा, ये पूरा उखाड़ दूंगा ये, तो मैंने वही बोला कि मैं फकीर हूँ, मैं झोला लूंगा और चल चलूंगा जाओगे। और जहाँ जहाँ जाऊँगा वहाँ वहाँ बनाते बनाते जाऊँगा, ख़त्म। तो मैं डरता नहीं हूँ ये चीज़ों से किसी से। नहीं, अब ओखली में सर डाल दिया तो कूटने से क्या डरना। एग्जैक्टली। सर ये तो हो गया आपको यूथ के लिए, लेकिन एज अ फाउंडर, ओके, आपने कहा है कि मुझे फाउंडर मत कंसिडर करो, आई एम स्टिल अ लीगल एंड ऑथोराइज्ड एंड बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ पैर फाउंडेशन, बट स्टिल एज अ ओनर, एज अ फाउंडर, अगर आपको नए फाउंडर्स को अगर कुछ बताना हो तो व्हाट विल बी योर बेस्ट सजेशन दैट यू हैव रिसीव्ड और दैट यू वांट टू गिव? बेस्ट सजेशन, एडवाइस। सजेशंस, यस। पहले तो वही कि किसी की बातों में मत आओ। एवरी फाउंडर, हर एक फाउंडर को मेरा ये है कि किसी के बातों में नहीं आना। दूसरा, पेशेंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेशेंस रखना है। और वो बोलते ना, ये भी समय गुजर जाएगा, ये चीज़ पे ध्यान रखना कि ये भी समय गुजर जाएगा। सो फाउंडर्स का जो मेन मोटिव है वो लेके चलते हैं, तो वो जितने भी लोगों को है, वो बोलते ना, एक्चुअली रेस्क्यू शेल्टर में नहीं हम करके उन्होंने बताया था मुझे कि इफ़ यू वांट टू ग्रो योर फर्म, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर एम्प्लॉयज़, इफ़ यू वांट टू ग्रो योर थॉट्स। सो आप अगर सपोज खुद को अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको आपका पूरा सर्कल, आपका पूरा एनवायरनमेंट की ग्रोथ करानी है। 6 साल तक मेरे यहाँ पे किसी को सैलरी नहीं मिली थी,
मेरे चारों पिलर्स, मेरे पूरे जितने भी लोगों ने मुझे हेल्प किया, किसी को सैलरी नहीं थी। दे यूज्ड टू कम एंड हेल्प। सो तब उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, इनको सैलरी के ऊपर मैं रखा। मैंने बोला पैसा कहाँ से लाऊं, क्योंकि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, वेरी डिफिकल्ट। इवन नाउ इट इज़ डिफिकल्ट पार्ट, बट या किसी के कारण हो रहा है वो चीज़, तो उनको बहुत बहुत आशीर्वाद उस चीज़ के लिए। सो उन्होंने कहा था कि नहीं, सैलरी पे रखो, ग्रोथ बढ़ाओ, इनकी इनकी ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली शेल्टर का ग्रोथ होगा। और वो मुझे अब समझ में आता है कि नहीं, बराबर है। जी करेक्ट, ग्रोथ तो इवेंचुअली होनी चाहिए सबकी, सब आगे बढ़ेंगे तब जाके एक विजन, आपने जो कहा ना, आपके एक माइंडसेट अगर वाइब्स मैच हो रही तो देन यू कैन अचीव दैट थिंग व्हाट। और सब खुश रहना चाहिए। देखो, हर एक का माइंडसेट अलग होता है। बीइंग अ फाउंडर, उनका एक माइंडसेट स्ट्रिक्ट और फर्म्ड है कि नहीं, ये है मतलब ये है, बट बाकियों का नहीं रहता। तो आपको उनको लाइनअप पे लाना है, उनको बार बार कराना है। यू नीड टू हैव दैट लीडरशिप क्वालिटीज़। आप डरना नहीं और किसी की बातों में आना नहीं, बस। सर आपने कहा यू स्टार्टेड विथ रेस्क्यूइंग डॉग्स, तो मैं जानना चाहूँगा अभी की कंडीशन में व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स प्यार रेस्क्यू, ऑल सॉर्ट ऑफ एनिमल्स, इवन ह्यूमंस। कंसिडरिंग वाइल्ड लाइफ एज वेल। वी डू, बट नॉट ऑन दैट एक्सटेंट ऑफ शेड्यूल वन स्पेसिस। नहीं, हम लोग उसको नहीं करते। बट अगर हमें किसी का कॉल आया तो तुरंत हम किसी ना किसी RFO DFO का नंबर वहाँ पे कर देते हैं। ऑल ओवर इंडिया आई एम सेइंग, यहाँ ही नहीं, मुझे हर जगह से कॉल आते हैं। आई हैव टू पिक अप फ़ोन एंड जैसे कि वो पहले बात करते हैं तो मेरे को बातों से समझना पड़ता है कि कहाँ के हैं। यूजुअली उड़ीसा, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, आंध्रा, ये बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो लैंग्वेज से समझना पड़ता है, उनको पूछना पड़ता है आप कहाँ से बात करें, फिर उनको बताना पड़ता है कि यहाँ 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 से ऐसा ऐसा होता है। तो वाइल्ड लाइफ में हम लोग नहीं करते, बट हम लोग कंसिडर करते हैं कि कोई RFO, कोई DFO का नंबर दे। नहीं, वर्स्ट कंडीशन पे जैसे मंकी हुआ, स्नेक्स हुए, छोटे छोटे जानवर हुए, बर्ड्स हुए, ये हम लोग रेस्क्यू करते हैं और सीधा जाके अपने सेंटर में दे देते हैं। गवर्निंग अथॉरिटीज जो यहाँ हाँ, पे बैठी ट्रांजिट सेंटर है, ट्रांजिट सेंटर में हम लोग दे देते Submit हैं। करते यस यस, और फिर वो उनका लुकआउट है। बिकॉज वो उनको- सेक्टर ही अलग है ना, yes, वाइल्ड लाइफ उनके एक्ट्स और उसके protocols बहुत अलग रहते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स, तो वो उनको फॉलो करना चाहिए। मुझे उनको नहीं ज्ञान देना चाहिए कि क्या करना चाहिए, बट क्या मुझे इतना ज़रूर देखना चाहिए कि जो जो बच्चा रास्ते पे पड़ा हुआ है उसको वहाँ तक पहुँच जाए, बस। हाँ, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है AWIB एनिमल वेलफेयर इंडियन बोर्ड जो ये एनिमल एक्ट्स के लिए देखता है, स्पेशली फॉर द जंगल एनिमल्स एंड ऑल, तो उसका बहुत अलग है। सर आप रेस्क्यू करते हो, आपकी बहुत सारी स्टोरीज होगी, बट मैं जानना चाहता हूँ आपका पहला रेस्क्यू, आपका ओके एज ए इंडिविजुअल। हाँ, मैं भी छोटा था ना बचपन में, गिलेरी पकड़ के, अरे मम्मी गिरी हुई थी यार, बिल्ली है, बिल्ली ले आए हैं यार, कुत्ता मिला था। हम नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे एज अ ह्यूमन बहुत सारे रेस्क्यू होते हैं। तो मैं दो वाकई आपसे जानना चाहता हूँ। एज अ देवेंद्र, पहला रेस्क्यू आपका, एज अ पैर फाउंडर आपका पहला रेस्क्यू, दोनों को थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए। एज अ देवेंद्र, पहला रेस्क्यू तो मैंने खुद का किया। फर्स्ट एनिमल मेरे अंदर दिस इज द फर्स्ट एनिमल हु आई एम रेस्क्यूड। और मैंने खुद को रेस्क्यू किया, वही बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए। आज मैं हूँ क्योंकि मैंने खुद को रेस्क्यू किया। जस्ट किडिंग। पहला रेस्क्यू तो बचपन से बहुत सारे होते होते हैं। मुझे याद है पहला इंसिडेंट, मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा हंसेगी अगर ये देख रही होगी तो। घर पे मुर्गी रहती थी और वो अंडे देती है, तो मैं बचपन से ही जानवरों के बीच में ही पला बड़ा हूँ। और I was into a completely non-vegetarian family, which is now a pure vegetarian family. So उस समय में ना वो अंडे देने में मुर्गी बैठती थी, मेरे को बहुत रुचि है वो सब चीज़ों में। सो मैं रोज़ जाके देखना, मेरी मम्मी उसको उठा के बाहर डालना, तो थोड़ी देर मेरे को रखना, वो बारिश में बच्चों से खेलना। ये मैं बचपन से जानवरों के साथ बहुत रहा हूँ, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं रहे, बचपन से कोई फ्रेंड्स नहीं रहे, बहुत कम फ्रेंड्स, लिमिटेड टू 4-5, और बाकी मेरे जानवर मेरे फ्रेंड्स। तो वो मम्मी जो अंडा से बच्चा निकला वो बच्चे रहते, और जो बच्चे नहीं निकलते हैं, जो अंडे ख़राब हो जाते, वो अंडों को मिट्टी में डाल दिया जाता है, गुलाब के पेड़ों में। मम्मी को बचपन से पेड़ों का, पापा को बहुत शौक है पेड़ पौधों का, मुझे भी, मैं पागल हूँ पेड़ों के लिए। तो वो अंडा हिलाए तो मैं उसमें से गया और एक अंडे को ऐसे ऐसे हिलाया, तो उसमें से आवाज़ आई। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी इसमें से आवाज़ आ रही, बहुत छोटा था। तो मम्मी बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने वो अंडा लेके गया और वो जो सेफ्टी पिन रहती है उससे करके वो बच्चा निकाल दिया, और उसमें से बच्चा निकल कर आ गया। तो दैट इज़ माई फर्स्ट रेस्क्यू। वो अच्छा खासा बड़ा बड़ा हो गया, देन आई डोंट रिमेंबर कि उसके साथ क्या हुआ, बट दैट वाज माई फर्स्ट रेस्क्यू ऑफ माई लाइफ। इफ़ यू से कि पहला पशु किसको बचाया, तो वो मुर्गी का छोटा सा बच्चा। सो मुझे बहुत शौक है उनका। एज अ फाउंडर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दिस प्यार फाउंडेशन, मेरा पहला रेस्क्यू था। एक डॉग है जिसका पूरा एक आँख पूरा ऐसा कीड़ों से भर गया था, एक आंख करके नाम लगाया था मैं इसको, एक आंख।
तो मैं नाम लगाने में बहुत माहिर हूँ, तो शेल्टर पे ऐसे सारे बच्चों के नाम हैं। तो एकांक का मैंने रेस्क्यू किया था एंड दैट वाज माई फर्स्ट रेस्क्यू, और मुझे तब पता चला था कि कितने हर्डल्स और कितने तकलीफ है। चंद्रपुर है तो छोटा, फिर भी बहुत बड़ा है, हर प्रकार के फैसिलिटीज़ है और कुछ भी नहीं है। बहुत अमीर लोग हैं, फिर भी कुछ नहीं है, हर प्रकार, हर एक चीज़ है। हर सिक्के के दो पहलू यस होते यस, हैं। सब कुछ है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये नहीं है वो नहीं, हर एक प्रकार की चीज़ें हैं। बट उस समय में मैंने जो फैसिलिटीज़ और मैंने जो तकलीफ़ें देखी है, वो आज प्यार फाउंडेशन ने पूरा रेक्टिफाई कर दिया, पूरा रेक्टिफाई कर दिया। और उस बच्चे को लेके जाके हम लोग घूम फिर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पे एक छोटे से रूम में मैंने पहले डॉग को रखा था, एंड दैट स्टार्टेड द फाउंडेशन ऑफ प्यार फाउंडेशन। प्यार। सर एक चीज़ मैं शायद बहुत गलत समय पे आ रही है क्वेश्चन, मैं चाहता हूँ ना, प्यार इज़ एब्रीवेशन, करेक्ट? मैं चाहता हूँ कि उसका फुल फॉर्म जैसे पैटर्निटी एंड एनिमल। इट इज़ नॉट पैटर्निटी एंड एनिमल रिहैबिलिटेटर, इट इज़ एक्चुअली पापा का पी, मम्मी का वाई, एंड माई टू फ्रेंड्स ए एंड आर. So this AAR are the names of my closed ones. So it is PYAAR. ऐसे पापा मम्मी का Y और AAR ऐसा नाम गिरा. So this is प्यार. फिर वो प्यार को मुझे कुछ अच्छा नाम देना, मैं ये तो नहीं बोलूँगा ना कि इसका एब्रीविएशन प्यार मम्मी ए और आर है करके, यस, सो इट एंड्स एट आर, सो मुझे वो नहीं देना था, तो इट वाज लाइक पैटर्निटी, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड पेट. सो ह्यूमैनिटी और पेट, आपको एक्चुअली जो ह्यूमैनिटी आप इंसानों पे दिखाते हो वो जानवरों पे, पशुओं पे दिखाते हो, इट इज़ पेट. सो पैटर्निटी वर्ड कॉइंड है, ये कहीं पर भी आप देखना, इसका कोई नाम नहीं, दैट इज़ कॉइंड बाय मी. सो पैटर्निटी, देन द वर्ड पैटर्निटी में पी और वाई आ गया, सो पी वाई निकल गया, ए आर बच गया. तो एंड एनिमल रिहैबिलिटेटर्स, बिकॉज हम लोग सिर्फ उनको दया माया और एम्पैथी नहीं दिखाते, सिंपैथी के बाद हम लोग एम्पैथी के बाद में उनको क्या करना, बचाया, ठीक किया, सब कुछ किया, लेकिन उनको कहाँ छोड़ो, लंगड़े लूले अपाइस को रखने के लिए जगह चाहिए थी, अच्छों को हम लोग छोड़ देते. हम लोग कोई भी अच्छा बच्चा नहीं रखते शेल्टर पे, क्योंकि वो उनकी जगह नहीं है, अपाइसों की जगह. सो क्या करना, तो एंड एनिमल रिहैबिलिटेटर, सो वी रिहैबिलिटेट ऑल दोस एनिमल्स विच नीड अ होम, दैट्स इट. सर रेस्क्यू करते वक्त कभी ऐसा जान का खतरा आया है इन बोथ एस्पेक्ट, फ्रॉम ह्यूमन, जैसे आपने बहुत बार जिक्र किया है कि लोग मारने की धमकी देती है एंड ऑल, एंड सेकेंडली फ्रॉम एनिमल, क्योंकि कई बार होता है ना डॉग को रैबीज़ है, हमने आजकल तो गायों को भी, बड़े एनिमल्स को भी रैबीज़ होते हुए देखा है, तो दोनों का वाक़या बताइए सर. देखो, दोनों तरफ से बोलूँगा मैं, मेरे आप मुझे पर्टिकुलरली मुझे पूछ रहे हैं, या तो शेल्टर पीपल, मी मीन्स माई शेल्टर. सो ह्यूमन से 99.99% डर है, और जानवरों से दैट रिमेनिंग 0.001% है, इतना डिफरेंस है. रेबीज़ बहुत कम डॉग्स को होता है, गायों में हुआ है. पड़ोली में एक गाय ने एक 55 एज्ड वुमेन को मार डाला था, छाती पे लग गई थी, वो शी इज़ वेरी वीक, तो वो जगह पे बेचारी गुजर गई. सेकेंड वॉज कि गायों में होता है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट पार्ट. डॉग्स में ईजिली दिख जाता है, डॉग्स काटते हैं, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, दैट इज़ राइट. बट प्यार फाउंडेशन के थ्रू अगर मैं बोलूँगा तो हमें जानवरों से बहुत कम प्रॉब्लम हुआ, बहुत कम, बट ह्यूमन से बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. अभी भी मैंने बोला ना, मैं घर छोड़ दिया, तो मेन पर्पस वही था कि मैं जब यहाँ से गुगुस के लिए जाता हूँ, मैं गुगुस में रहता हूँ, सो मैं रात के 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी घर पहुँचता था. स्टार्टेड एट 9 o'clock कि घर पहुँचना है, देन इट बिकेम 2-3. सो इस ड्यूरेशन पे ना काफ़ी सारे लोग रोड पे रोके रहते थे मेरे को सिर्फ मारने के लिए. क्योंकि मैं गाय बचाता था, या मैं किसी ऐसे कुत्ते के लिए लड़ा हूँ जो रास्ते का है, जिससे किसी को कोई लेन देन नहीं, और वो मर गया है तो मैं उसका केस लड़ रहा हूँ, या मैं पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट किया हूँ और मैं लोगों के खिलाफ जा रहा हूँ. ऐसा एक ग्रुप ऑफ पीपल है और एक दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है. एक ग्रुप है जिनको जानवर बिल्कुल पसंद नहीं, उनका माइंडसेट ही वैसा है. एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको जानवर बहुत पसंद है. तो मुझे दोनों का ही देखना पड़ता है कि इनको क्यों नहीं पसंद, क्या इनको जानवर से तकलीफ है या इनके कारण जानवरों को तकलीफ है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करो. मैं प्रॉब्लम सॉल्व पे बहुत बिलीव करता हूँ, सोल्यूशन पे. और ये लोग जब प्यार कर रहे हैं पशुओं को, तो ओवर प्यार ना करें. मतलब ऐसा ना हो कि ये कुत्ता किसी 10 लोगों को काट रहा है, फिर भी ये लोग कुत्ते की साइड ले, ये गलत है. क्यों काट रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम है. ऐसा हो सकता है कि अगर सपोज अपन ने इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया डॉग का, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. ये सब चीज़ सोच के काम करना पड़ता है. तो मैं बहुत मतलब 0 बाइस पे मैं काम करता हूँ.
और उस पे लोगों को प्रॉब्लम है, इनको भी प्रॉब्लम है, इनको भी प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, चाहे वो जानवर का हो या इंसान का हो। सो दोनों तरफ से लोगों को मैं गलत हूँ, जबकि मेरा माइंड थॉट एकदम सही है। ह्यूमंस को पहले प्रॉब्लम सॉल्व कराओ, ख़त्म, दैट्स इट, जानवर बच जाएंगे। सो रोड पे खड़े रहना, मेरे को मार डालने के लिए 40 लोग खड़े थे। इट वॉज इन आई थिंक 2022-23, यस। सो 40 लोग खड़े थे, मैं कैसे बच कर आया वो मेरा मुझको ही पता। एक खरोच भी नहीं हुई, उतने सारे लोग शेल्टर के सामने में, दैट वाज अ बिग थिंग। हमने पुलिस वालों को तक बुलाया था, बट दे वर स्टैंडिंग मतलब बहुत दूर पे। पुराना शेल्टर अगर आप देखते होगे तो हम लोग जस्ट नदी के पास में थे और रोड थोड़ा दूर था, आपको एक 2 मिनट टाइम लगेगा वहाँ तक जाने के लिए। हम लोग पुलिस वालों को बुलाए, पुलिस वाले रोड पे खड़े थे एंड लिटरली 50-60 लोग रोड शेल्टर के सामने आके खड़े होके ये बोल रहे थे कि बस तुम लोग बाहर निकल के दिखाओ। हम लोग वो भी सहन कर लिए, और जब वो पूरे चले गए तब पुलिस वाले, हम लोग बोले अब आपके क्या फ़ायदा, आप चले जाइए। लोग कहते हैं कि 112 पे कॉल करो, आपको पुलिस वाले तुरंत आएंगे। इट टेक्स टाइम, अनटिल द टाइम दे कम आप ही कल्प्रिट हो जाते हो। तो वो मेरे को समझ में ही नहीं आता है इवन। और मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि लोगों का ऐसा कहना रहता है, खास करके पुलिस वालों का भी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, और मैं किसी के, अभी के पुलिस वाले भी बहुत हेल्प करते हैं और ना भी करते हैं, दोनों तरफ से है। बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे कि मैं अगर कॉल करूँ तो तुरंत 5 मिनट नहीं लगता उनको पहुँचने के लिए। एक टंडन सर करके है, काफ़ी सारे लोग हैं, तुरंत पहुँच जाते हैं ऑन स्पॉट कि क्या प्रॉब्लम है। एंड वो बायस्ड है, ऐसा नहीं कि मेरी गलती है उनकी गलती, जो गलत है वो गलत है। मैं गलत हूँ तो मुझे भी गलत बोलते हैं वो, और मुझे समझना पड़ता है कि येस दिस इज़ द टाइम आई हैव टू लिसन। बट ऐसे भी है कि जहाँ पर भीड़ भाड़ी जगह पे हमने एक गाड़ी पकड़ी थी जिसमें गाय थे, और वो लिटरली लोग उतर के तलवार वगैरह लेके बाहर निकले। और मेरे जो ये थे, तब मैं यहाँ नहीं था, शायद मैं घर पे था, मेरे को आने के लिए टाइम लग रहा था। तब तक इनके हाथापाई हो गई, एक का हाथ फ्रैक्चर हो गया, गाड़ी टूट गई, सब कुछ हो गई। ये पुलिस स्टेशन में गया, सिटी पुलिस स्टेशन में। सो वहाँ से उनका कहना था कि अभी सेक्शन 141 समथिंग ना सेक्शन लग करे कि 4 लोग मिल नहीं सकते। आप लोग ने गाड़ी को आचार संहिता कहते हैं यस, आचार संहिता शुरू थी, करेक्ट है। तो आचार संहिता शुरू है, आपने वो गाड़ी को रोका ही कैसे, और आप लोग ने भीड़ जमा कैसे, उल्टा केस आपके ऊपर बनता। बोले आप लोग ने ऐसा किया क्यों। आई वॉज लिटरली कि ये कैसे बोल सकते हैं ये चीज़ कि आपके साथ। और हमने ये भी बोला कि हमने भी तो 112 पे कॉल किया है, 112 पे कॉल किया, आया तो नहीं कोई। और उतने देर में अगर गाड़ी चले जाती तो वो गाड़ी लेके वैसे भी चले गए। उन्होंने बोला मैं गाड़ी भेजती हूँ और मैं देखती हूँ कि कहाँ पर क्या है, कुछ नहीं हुआ। सर ये एक मुद्दा मुझे पूछना है, जैसे काउ स्लॉटरिंग एंड ऑल, नॉट ओनली काउ, बफेलोज है ना, बहुत चलता है, लीगल भी चलता है। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में कहा था कि इस चीज़ में जैन कम्युनिटी के काफ़ी बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो यही काम करते हैं, बट दैट इज़ लीगलाइज्ड। सो पहले इस पे आपका क्या टेक है, एंड सेकंड डेफिनेटली अगर कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है और वो लीगली कर रहा है तो आप उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या चेक करते हो। अब डायरेक्ट तो जाके भीड़ नहीं सकते हो, चक्का जाम तो नहीं कर सकता रुक। अब क्या चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन चेक करना चाहिए एज ए NGO, या बहुत सारे लोग जो ये काम करते हैं, और फिर उनको उस एक्सटेंट तक जाना चाहिए कि नहीं अभी हम आपको जाने नहीं देंगे आगे, या नहीं अभी हम आप पे कंप्लेंट करेंगे। व्हाट इज़ द प्रोसेस। ये भारत है, यहाँ पे आपको हर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स फेक मिल जाएंगे। बट स्टिल वो वेरीफाई करना आपका काम तो फिलहाल नहीं है, बिकॉज यू आर NGO, यू आर नॉट अ गवर्निंग बॉडी, ठीक है। तो आप क्या चेक करते हो, मैं वो जानना चाहता हूँ। हर चीज़ मिली हुई है इसमें। सो यहाँ हम लोग अटक जाते हैं। सो आपको जब दिख रहा है कि गलत है, सो तो गलत है, आपको स्टैंड लेना है। आपको जब समझ में आ रहा है, देखो काफ़ी सारी चीज़ ये देखते हैं कि नहीं गलत है तो गलत है। आपको सेकंड पर्सपेक्टिव भी देखना है कि क्या ये व्यक्ति किस पर्पस के लिए लेके जा रहा है, वो भी देखो। जैसे अभी हमारे पास में 3 गाड़ी पकड़ के लाए थे, हर गाड़ी में 2 बैल थे। उन्होंने वो 1,80,000 समथिंग दे के बैल खरीदे। हम लोग कभी भी बैल शेल्टर पे आए तो हम लोग नहीं देते, कभी नहीं देते। हम लोग फाइट करते हैं, हम लोग हर तरीके से लड़ते हैं। बट जब व्यक्ति को देखे हैं और वो पुलिस वाले ने लाया, तो हम लिटरली पुलिस वालों को पीछे के से 2 बैल है उसमें, और वो लिटरली घर लेके जा रहा है। सो आपने क्यों पकड़ा, तो उनके हिसाब से उनको पकड़ना है। बट इट इज़ लीगल टू टेक 2 बुल्स इन दी व्हीकल, एनी व्हीकल, ठीक है। बस इतना है कि आप किस पर्पस के लिए लेके जा रहे हैं वो देखो, जेन्यून है या नहीं। तो जेन्यून समझ में आ जाता है, तो वहाँ हम लोगों को समझाते थे कि आप ये प्रोसीजर से इसको फॉलो करो, आप आपका बैल लेके जा सकते हैं। बट इतना ज़रूर है कि अगर हमारे पास से बैल वापस आ रहा है तो हम लोग हर प्रकार से ये देखेंगे कि वो बैल को कुछ भी तकलीफ ना हो। नहीं सर, ठीक है हम ना मैं दूसरा भी बता रहा आपको पार्ट। और जब आप बोल रहे हैं कि लीगल चीज़ें क्या है, जब आपको किसी पशु को लेके जाने में,
पहली बात तो अपने इंडिया में काफ़ी सारे रूल्स है कि आपको अगर कोई पशु को लेके जाना हो तो ये चीज़ें फॉलो करनी है, जिसमें डॉक्टर का सर्टिफिकेट, ट्रांसपोर्ट का आपके पास में ये रहना चाहिए डॉक्यूमेंट कि आपको लेके जाना है। उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट लगता है, वही डॉक्टर का। उसके बाद आप कहाँ से परचेस कर रहे हैं और कौन परचेस कर रहा है उसका डॉक्यूमेंट, इट शुड बी लीगल। ऐसा नहीं कि कोई भी उठा के लेके जा सकता है। आप अगर सपोज व्हीकल लेके जाए तो वो व्हीकल उस प्रकार से बना रहना चाहिए, EWB में नॉर्म्स है कि इस प्रकार से ही बनना चाहिए, तो ही आप इसमें व्हीकल्स लेके जा सकते हैं। इसके बाद पर्टिकुलर टाइम है कि ये टाइम में ही आप लेके जा सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं तो दोनों ही जगह के पुलिस स्टेशन में आपको इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि हम लोग यहाँ से लेके जा रहे हैं, हम लोग यहाँ लेके जा रहे हैं। सो आपके पास में कनेक्टिविटी बन गई, दिस इज़ लीगल थिंग। होता क्या है, इसके आड़ में बहुत सारी चीज़ गलत होते हैं। लोग उस तरीके का व्हीकल बना लिए, 70, 80, 90, 100, 150 गौवंश उसमें डाल देते हैं, वो लेके जाते हैं। उनके पास में हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, और हेल्थ सर्टिफिकेट रहा तो भी आप कैसे बोलोगे कि हम 90 पशु एक इसमें लेके जा रहे हैं, इलीगल हो गया। आपको वो पर्टिकुलर साइज़ है कि इतने बाय इतने में एक ही पशु रहना चाहिए, वो वहाँ पर उल्लंघन हो गया। उसके बाद में डॉक्टर तो वैसा सर्टिफिकेट देगा ही नहीं। नकली डॉक्यूमेंट्स में आप देखो ना कौन से डॉक्यूमेंट्स फेक हो रहे हैं, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे गलत है, यहाँ पे यानी करके रोको। अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स है और उनके पास परमिशन है तो दे कैन इजीली अकोमोडेट, यानी एक जगह से ले जाना है, कहीं रुकाना है, दे कैन डू। एंड व्हाट इज योर अदर टेक ऑन द स्लॉटर हाउसेस दैट हैज बीन रन बाय द टॉप नॉच कम्युनिटी? सी अपने भारत में गायों का कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। नहीं नहीं, आई एम स्लॉटर हाउस जैसे ले स्लॉटर हाउसेस जाता की है, हाँ। बता रहा हूँ मैं कि दो प्रकार के लोग हैं। अब मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं नहीं, बोलूँगा। अगेन मैंने मोदी जी का कहा, मैं नहीं कहता हूँ। मोदी जी ने कहा कि जैन कम्युनिटी के बड़े बिजनेसमैन बैठे, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, अगेन वी आर नॉट टारगेटिंग एनी कम्युनिटी। अगर उनके पास लाइसेंस है तो गवर्नमेंट ने इशू कराया होगा डेफिनेटली, और उन्होंने वहाँ तक ले गए हैं इस बिजनेस को, डेफिनेटली दे आर डूइंग समथिंग। उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा होगा, उसका टैक्स भी वो भरते होंगे, तो उसका आपके लिए क्या टेक है? देखो, मुझे ऐसा लगता है किसी भी सिर्फ पशु नहीं, किसी भी का दिल दुखा के या किसी को भी तकलीफ दे के कोई भी काम नहीं करना चाहिए, कोई भी हो। और वो तकलीफ जब उनकी जान जाके हो रही होगी तो नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। अब वो चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना करो, और या किसी भी इसका क्यों ना करे। मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी को तकलीफ दे के किसी की जान लेके अगर पैसे कमा रहा होगा तो वो गलत है। अपने भारत में बहुत तरीके से अपन फाइनेंस और इकनॉमी बढ़ा सकते हैं, बहुत तरीके हैं। सिर्फ एक ये पशुओं को काट के उनको पैक करके फॉरेन कंट्रीज में ट्रांसपोर्ट करना, उससे पैसे ला के टैक्स बना, गलत है, गलत है। आप देखो ना कितने गलत तरीके से उनको काटा जाता है। मतलब काटना भी तो गलत ही हो ना, गलत तरीका नहीं, मतलब काटना ही गलत हो गया। पहली बात तो वो पशु, जितने भी पशु हैं जो बचपन से बड़े होते हैं, वो एक उम्मीद से बढ़ते होंगे ना कि ये मेरा मालिक है, ये मुझसे प्यार करता है, मुझे खिलाता है, पिलाता है, मेरा ख्याल रखता है। आप कितना गंदा धोखा दे रहे हो। अगर कोई एक इंसान है, माँ बाप है, बच्चा उनके माँ बाप के खिलाफ जाके अगर कुछ करता है, माँ बाप को कितना ठेस पहुँचता। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि माँ बाप हर समय सही रहते, बट अगर वो उसके माँ बाप को मार डाल रहा है या वो माँ बाप अपने बच्चे को मार डाल रहे हैं, सही है? नहीं ना। तो ये तो पशुओं के लिए तो माँ बाप हुए ना। वो माँ बाप के पास से उनको खींच के लेके जाना, कहीं रखना, स्लॉटर करना, काटना, टुकड़े टुकड़े करना, खून अलग करना, फ्लैश अलग करना, मांस अलग करना, चमड़ी अलग करना, चमड़ी लेदर की तरफ जाना, उधर बैग बनना, हर प्रकार का जो बिजनेस हुआ किसी को धोखा देकर, गलत नहीं है। तो लोग बोलते हैं कि चलो पैसों के लिए करना है, लेकिन पैसों के लिए करने के लिए बहुत बिजनेस है। और ये बोलते हैं ना कि ये हम महात्मा गांधी का कोट है, बहुत फेमस है कि किसी भी नेशन को अगर जज करना है तो उनके पशुओं को देख के जज करे। तो अगर अपन वो स्लॉटर कर रहे, भारत जैसा देश अगर स्लॉटर कर रहा है और उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो गलत छी है, गलत है, कहीं छी नहीं है। गलत। तो चाहे वो कोई भी धर्म का क्यों ना करो। मैं तो हर प्रकार के बच्चों को, जो भी है लोग है, जो न्यू जनरेशन है, यूथ है, जनजी है, और काफ़ी लोग उस चीज़ को समझते हैं कि क्यों किसी को दुख दर्द देकर अपने को करना है, ज़रूरत नहीं है। बहुत अलग अलग तरीके से जैसे पर पैसे कर सकते हैं, रेवेन्यू कर सकते हैं। और मुझे लगता है जिस दिन ये चीज़ रुक जाएगा उस दिन बिल्कुल इंडिया टॉप लेवल पर चले जाएगा, चाहे वो इकोनॉमी लेवल पे हो, चाहे किसी भी लेवल। सिर्फ वो एक चीज़ शायद वो दुख ये कर रहा है, जिस जगह पे पशु खुश उस जगह पे सब खुश। सर लेकिन ये हो गया एक पर्सपेक्टिव से बात, जो काट रहा है सर, बहुत सारे फार्मर्स भी है, बहुत सारे जो डेयरी वाले भी है, वो भी तो बेचते हैं। जैसे आपने कहा कि
मैं फार्मर का इसलिए दे रहा हूँ, वैसे तो सोल्जर एंड फार्मर्स आर द टू मेजर पिलर्स ऑफ इंडिया और एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन जब वो उससे काम कराते हैं, आपने देखा है उनको कि अब नांगर मन तो चला, जब वो चिखल में फंस जाते हैं ना, उसको एक लकड़ी होती है, उसको इतने कीले लगाते हैं, दिस इज ऑल्सो अब्यूज, ठीक है। उसको चल नहीं पाता है, उसको पीछे से ऐसे ऐसे चुभाते हैं, उसको इतना दौड़ाते हैं, यानी उससे इतना काम करवाते हैं कि उतना थक जाता है, लेकिन फिर भी उसको छुपा छुपा के कराते हैं। ये भी एक टाइप का अब्यूज़ हो गया। सेकेंडली सर, साल में एक बार पोलाद बनाते हो आप, जिसकी पूजा करते हो, और फिर उसको इतना तड़पाते हो कि आपकी पूजा की कोई मायने नहीं है। तो सर ऐसा दोगलापन क्यों? दोगलापन उन लोगों के लिए है जो दोगलापन दिखा रहा है। काफ़ी सारे फार्मर्स, आप बोल रहे हैं ना, काफ़ी सारे फार्मर्स नागर करते वक्त में एकमात्र जीव जो बहुत अच्छे से नागर करवाता है वो है बैल। अपने बैल देवता ही बोलते हैं अपन, पोला के दिन पूजा करते हैं। बट काफ़ी सारे फार्मर्स रोज़ पूजा करते हैं। रोज़ पहला रोटी वो खाने के पहले उनके बैलों को खिलाते हैं कि वो बैल जोड़ी जो है उनके, वो काफ़ी लोग तो बोलते हैं माझा माई बाप, मेरे पास भी है ना, माझा माई बाप ऐसा झाला ऐसा। मेरे को तो पहले समझता नहीं था कि ये लोग किसको बोल रहे हैं, अपने मम्मी पापा को क्यों बोल रहे हैं कि ऐसे तबीयत खराब है और मैं क्यों ठक करूँ। तो मैं बोलता था कि मैं जानवरों का हूँ, तब नहीं कंसेप्ट समझता था। तो माई बाप मानते हैं, ऐसे भी फार्मर्स है। तो दोनों तरफ से सोचो, बहुत कम है जो तकलीफ देते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं। मैं भी कई सारे जगह देखता हूँ कि वो इतना सारा बर्डन डाल के उसको लेके जाते हैं। लोग मतलबी हैं, इसलिए तो कहा ना कि 99.9% मेरे को लोगों मन से से तकलीफ नहीं, है। उतना करवाते हैं, बहुत Yes, गलत है बहुत कराते हैं। सर। पर ठीक है, कराते हैं तो वो जग रहे हैं, वो जी रहे हैं, इट्स लाइफ साइकिल में, वहां नहीं बोलूंगा। नहीं, लेकिन इवेंचुअली फिर वो yes, काम होने के बाद बेच ही दे रहे हैं ना, बेच ही दे तो रहे फिर हैं। मुझे ऐसा लगता है जो खरीदने वाला है एटलीस्ट उसको वो मुक्त कर दे रहा है। भाई तेरी पीड़ा से तू जा, खत्म हो जा, जी ले। ऐसे एक इंसिडेंट बताऊंगा मैं आपको कि कोई ट्रैवल्स वाले से गढ़चंदुर के आगे ना एक बैल का एक्सीडेंट हो गया था। उसका बैल 75,000 का समथिंग था। तो उसने बोला, वो एज था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पूरे चारों पैर चले गए थे। तो मुझे कॉल आया था वहाँ के लोगों से कि ऐसा ऐसा बैल का एक्सीडेंट हो गया, आप लेके जाओ। तो तब हमारे पास गाड़ी नहीं थी, मैं गाड़ी का इंतज़ाम कर रहा था। तो उतने में पुलिस वाले भी पहुंच गए, सब कुछ हो गया। उसने 25,000 to 35,000 समथिंग उस ट्रैवलर वालों के पास से ले लिया था, ट्रैवल्स वालों के पास से। और मैंने गाड़ी वहाँ तक आधे रास्ते तक भेज गई। तो उसके मालिक ने बोला कि नहीं, मुझे नहीं देना है करके। तो मैंने बोला, मैं खुश हो गया कि देखो कितना अच्छा आदमी है, अपना बैल का ख्याल रख रहा करके। तो हमने गाड़ी वापस ला ली। मैंने फिर भी उसको बोला, देखो अगर 4 पैर टूट गए हो तो आप नहीं संभाल पाओगे, आप संभाल पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ भी अगर लगा तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं हर प्रकार के दवाई आपको देने के लिए रेडी हूँ, हर प्रकार की सुविधा आप तक पहुँचाने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। दूसरे दिन मैंने कॉल किया तो वो बोले कि बैल मर गया करके। मैंने बोला ठीक है करके। तो फिर मैंने पुलिस वालों को कॉल किया कि वो 4 पैर का हो गया, तो आप एक बार जाके उसका पीएम करवा लेना करके। तो मुझे पुलिस वाले ने बोला कि वो तो कल ही बेच दिया बोले उसको। तो मैंने बोला कि किसको बेचा? तो बोलते 4,000 में उसने कसाई को बेच दिया। तो आई वॉज शॉक्ड। हाँ, मैं यही कहना था कि ऐसे कि भी चलो लोग हैं। काटने वाले तो ठीक है, शायद उनके पास लाइसेंस है या फिर काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं तो अपने पेट के लिए कर रहे हैं। अगर कोई काट रहा है लीगली, नॉट लीगली, तो ठीक ही। 90% आर नॉन लीगल। हाँ, 90% आर नॉट लीगल, बट देर आर स्टिल द प्लेसेस विच आर लीगली रन, जहाँ पे जो लार्ज स्केल में करते हैं। बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस उसके भी। आप रोड पे जितने, मैं 2-3 बार अभी तक अपील किया हो। एक बार आप मेरे को थोड़ा सा एग्रेसिव होके अपील करना पड़ेगा। आप रोड पे नहीं काट सकते, आप लोगों के सामने नहीं काट सकते। आपको एक पर्दा लगाना है, एक जानवर कट रहा है तो दूसरा जानवर सामने नहीं कट सकता है। आप देखना, बकरियां लाइन से रहती है, एक एक कटता है, सारे बकरियां देखते, कितना दुख पीड़ा से गुजरते होंगे वो चीज़, सोचो। और लोग उसको इतने चाव से खाते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म के लोगों, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि पर्टिकुलर, कितने चाव से खाते हैं। छोड़ दो ना, बहुत तरीके खाने के। आप हर एक प्रकार के नॉनवेज आइटम को पकड़ो, उसका सब्स्टिट्यूट हजारों की गिनती में अपने यहाँ पर है। वो सबसे प्यारी वो पाठोड़ी की सब्जी, इट विल रिप्लेस ऑल सॉर्ट ऑफ नॉनवेज। हर प्रकार के ऐसे सब्जी, कटहल की सब्जी, बहुत सारे, सोयाबीन की वड़ी, कितना प्यारा बनता है। और कितना वो नॉनवेज भूल जाते हैं। मेरी मम्मी ने तो इतने सारे सब्जी बना देती है कि वो नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज भूल जाए, इतने प्यारे प्यारे बने। तो बहुत सारी चीज़ है सब्स्टिट्यूट, क्यों किसी को मार के। अब देखो मुर्गियाँ कितने गंदे तरीके से तड़पती है, मेरे साथ ऐसा दुखता है। वो गाड़ी के ऊपर में दोनों तरफ से मुर्गियों को ऐसा टंगा के रखते हैं, हाँ, पैर बांध के। कोई उनके पास होप नहीं है बचने का। उनका जो मुंह है वो साइलेंसर को लग रहा है, यहाँ से वो गाड़ी ऐसे जा रहा है, वो मुंह ऐसे लग रहा है, वो ऐसा कोशिश कर रहा है बचाने का। कितनी पीड़ा हो रही है उसको।
और वो लेके जाके उसको काटने वाला है, गर्म पानी में डालने वाला है, पूरे वो फेदर्स निकाल देगा, काट लेगा, किसी के थाली में आ रहा, खा रहा है। कितना नर्क भोगेगा ना सबका मनुष्य। अपना अपना पर्सपेक्टिव फिर इसमें आपका ऐसा। आप पॉइंट रख रहे तो हो। मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि इसका सब्स्टिट्यूट है, मत खाओ, मत मारो। वो ऊपर वो बोलते ना कि कर्मा एज मतलब कर्मा की तरफ में हर प्रकार की चीज़ का एड्रेस है, इट विल रीच। देवेंद्र जी, हमने तो अब तक ना बहुत अच्छे खासे एनिमल की बात कर ली है। एक सेक्टर है एनिमल का, एक्वेटिक एनिमल, जो मुझे लगता है ना बहुत ही अंडररेटेड है, लेकिन बहुत टॉप नॉच कंपनीज उसके लिए काम कर रही है। नॉट अ कंपनी बट एनजीओ। जावेद अख्तर साहब ने भी कहा है, अगर आपका वोकल कॉर्ड नहीं है तो आपको कोई सुनेगा नहीं। जैसे गायों को मारा जाता चिल्लाती है, कुत्ते चिल्लाते हुए दिखते हैं, बिल्ली चिल्लाती हुई दिखती है, इंसान चिल्लाते हुए दिखते हैं, अपनी आवाज़ रख सकते हैं। लेकिन फ़िश, एक्वेटिक एनिमल्स ऐसा है ना जिनके वोकल कॉर्ड्स होते ही नहीं है, और जो होते भी जो बहुत वेल बड़ी वगैरह होती है उनके भी बहुत छोटे होते हैं। इसलिए वो जो मछलियाँ भी खाती है ना तो वो छोटे छोटे खाते हैं। तो उनके लिए आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, या आपका उनके लिए क्या टेक है कि रोज़ इतने सारे फ़िश कटती है? जब फ़िश पकड़ते हैं ना, जाल में नहीं, फ़िशिंग के लिए, तो शायद कुत्ते को हम ऐसे पकड़ के ले जाएंगे, बकरी को हम ऐसे पकड़ के ले जाएंगे, लेकिन फ़िश को काटा उसके पेट तक जाता है, उसको खींचते हैं, फिर उसको काटा निकालते हैं। दैट इज़ मोर ब्रूटल दैन दिस। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? बहुत सिंपल है, ये सब चीज़ों के लिए मुझे वाइल्ड लाइफ में घुसना पड़ेगा। फ़िलहाल तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अपने इंडिया में बहुत जगह होता है, और मेरे पहचान में काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो मछलियों का ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। और फॉरेन कंट्रीज़ में वाइल्ड लाइफ में काफ़ी बड़ा सेक्टर है जहाँ पे एक्वेटिक में बहुत ज़्यादा काम होता है। आपने जैसे कहा कि वो अंदर इंसेक्ट हुआ, मछली बोलो, आप टर्टल भी बोलो, टर्टल के लिए तो बहुत सारे, हमने भी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स किए टर्टल का, कि वो गाड़ी के नीचे आ गया, उसका शेल फूट गया है। और काफ़ी सारे लोग घर पे रखते हैं टर्टल, तो उसका जो शेल है वो ख़राब हो जाता है, तो उसको पूरा ठीक करो। मेरे यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है टर्टल के लिए, जो बीमार होते हैं हम लोग ठीक करते हैं, फिर हम लोग वाइल्ड लाइफ में दे देते हैं। और पूरा चेक करके देते हैं कि उसको कोई दूसरी बीमारी तो ना हो करके। एक्वेटिक्स के लिए वी हैव टू गो, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि मेरा जो आने वाला काल है वो इट शुड बी अ सरप्राइज टू एवरीवन, दैट एनिमल, जैसे आपने बोला ना कि रेस्क्यू किसके लिए होता है, इट शुड बी ऑल सॉर्ट ऑफ, ऑल स्पेसिस ऑफ। तो वही था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना बहुत लोग इसको अनदेखा कर देते, पता सब है, लेकिन मैं वही कहा ना, आवाज़ नहीं रख सकते हो, आवाज़ उठा नहीं सकते हो, तो आपकी कोई सुनेगा नहीं, दैट काइंड ऑफ सर। चलिए सर, अब आते हैं सर आपके शेल्टर के ऊपर। सर, मैंने आपका शेल्टर जो देखा है फिलहाल वाला, रिसेट वाला, इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड एज पर माई ओपिनियन, मेरा एक है। तो सर आपकी जो मैंने लैंड देखी है ना, दैट इज़ टोटल कितनी है आपकी लैंड? पूरा मिला के आप 5 पकड़ लो, 4.75, 5 पकड़ लीजिए, 5 एकड़। एकड़ ऑफ लैंड है दैट यू हैव डेवलप्ड एंड स्टिल वर्किंग ऑन इट। सो वो लैंड के बारे में बताइए कि आपकी खुद की लैंड है, या डोनेशन में आई है, या आपको परचेस हुई है, या गवर्नमेंट ने डोनेट किया है? पापा ने आधे पैसे दिए हैं, उसके बाद में मेरा फ्रेंड आदित्य ने दिया है, उसके बाद में देव भाई और प्रिय मित्र फाउंडेशन से है, और उनके पहचान के भरत भाई करके हैं, उनकी तरफ से लैंड डोनेट हुआ है। तो ये इंक्यूमुलेट हुआ पैसा और फिर जमा हुआ है। मैंने कहा ना, मेरा पहला डोनेशन मेरे पापा। तो ये से पूरी लैंड आपकी आधी है, या खरीदी हुई, या डोनेशन है ना? आधी डोनेशन में है, आधी नहीं, खरीदी हुई ऐसा है, नहीं like बोल that. सकते। अब वो मेरे पापा से भी लिए तो डोनेशन में ही आया है, वो उन्होंने मुझे दिया, इट इज़ ए डोनेशन, पूरा डोनेशन में आया है, ऐसा ही बोल सकते We हैं। will consider as a donation only. yes, yes. Even it's came from family, but still इट इज़ ए डोनेशन, यस, मैं उनको वापस नहीं करूँगा। सवाल ही नहीं आता। सर, शेल्टर में आपके जो रिसोर्सेज लगे हैं, दैट इज़ रियली इक्विप्ड। आपको शेल्टर डेवलप करने के लिए, अब लैंड तो डोनेशन में आ गई, लेकिन इसके लिए आपको ओवरऑल कितना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा है अब तक? 2 फेज़ के लैंड है, एक को 4 करोड़ लगे हैं, दूसरे को 9 अभी लग रहे हैं, और लगेगा, और 1-2 लगेगा। तो जो 4 करोड़ है उसमें हमने पूरा डेवलपमेंट पकड़ा है, लैंड को पकड़कर आप बोल सकते हैं। तो हर प्रकार का फैसिलिटी जो आपके दिमाग में है कि आपको इन जानवरों के लिए ये फैसिलिटीज है, उसके हिसाब से आपको डेवलप करना है। छोटा शेल्टर है, आपके पास में 1 एकड़ जगह, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आधी एकड़ है, 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है, इनफ। पुराना शेल्टर हमारा बहुत छोटा सा जगह था, बट हम लोग बहुत कुछ कर रहे थे। तो आपको क्या करना है, इसके हिसाब से आपको डेवलप करना है। सो यू मीन टू से टिल डेट 15 CR की इन्वेस्टमेंट फंडिंग वहाँ लग चुकी है जस्ट टू डेवलप यस, द इंफ्रास्ट्रक्चर? यस। दैट इज़ रियली अ बिग अमाउंट। सर, आपने फंड रेजिंग इसके लिए कैसी की फिर? आप हंसोगे, मैं जब जगह लेने गया था, मैं 13 रुपये जेब में लेके निकला था, और इतना अमाउंट तक के लग गया है।
फंडिंग के लिए यू नीड टू हैव अ गुड थॉट, रेस्ट गॉड विल डू, दैट्स इट। काफ़ी सारे जो मैंने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया है, काफ़ी बच्चों को पढ़ाया, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो या मैं 10th में था 10th में पढ़ाया, वो सारे मुझे अभी वापस हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा जो जैन कम्युनिटी है उन्होंने मुझे हेल्प किया, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं वो लोग हेल्प कर रहे हैं। काफ़ी सारे जगह ऐसे भी है कि अपने चंद्रपुर के लोग हैं वो लोग मुझे हेल्प कर रहे हैं, तो उसके कारण फंडिंग हो रही है। डेफिनेटली ऐड ए न्यू फ्रेंड टू योर लिस्ट, उसका नाम Thank you so सम्राट much. रखिएगा। थैंक यू सो मच। और लोक सत्ता से भी हमें हेल्प हुआ था, सर्वकारी इशू सर्वदा का प्रोग्राम हुआ था, जयश्री कब से मैम थे तब उन्होंने हमें सजेस्ट किया था वहाँ पर, तो उससे भी हमको हेल्प हुई थी, तो उनका भी आशीर्वाद है। ऐसा बहुत सारे लोग हैं चंद्रपुर के जो कनेक्टेड है जिनका आशीर्वाद मुझ पर बना है। मुझे ऐसा लगता है सफ़र शुरू हुआ तो कारवा बनता गया, इस टाइप का चले। सर शेल्टर आपने कहा कि 5-6 एकड़ की लैंड में, सर कैपेसिटी कितनी है? अगर सेक्शन में भी गिनते हैं, फॉर काउस, फॉर डॉग्स, आपने टर्टल का किया, तो एक ओवरऑल कैपेसिटी और बाय सेक्शन वाइज कितनी कैपेसिटी है? मैं जख्मी जानवरों के लिए कोई कैपेसिटी नहीं बोलूँगा, वो हमेशा आएंगे, उनका जगह है, उनके लिए जगह है, तो कभी उनके लिए ना नहीं है। बट जब रिहैबिलिटेशन पार्ट में हम लोग आते हैं तो यस, एवरी हैज़ 5,000 गायों की कैपेसिटी है, अभी हम लोग 3,000 तक के है, 5,000 की कैपेसिटी उस जगह पे है। इसके अलावा डॉग्स अराउंड 500 to 1,000 वी कैन एक्यूमुलेट जग पे, जिसमें से 250 ऑलरेडी शेल्टर पे है। कैट्स का डिपेंड करता है, उसके बाद में जो बकरियां है, जो छोटे एनिमल्स है, सबके अलग अलग है। सो टिल नाउ वी हैव अराउंड 3,000 प्लस एनिमल्स एट द शेल्टर। 3,000 करेंटली। सर मैंने एक ये मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूँ, जो आपने शेड्स तैयार किए वो टीन के हैं, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आई हैव सीन इज लाइक ग्लास, तो एनिमल्स को गर्म और हीट ऐसी तकलीफ़ें नहीं जनरेट करता है? आप हंसोगे, जब मैंने शेल्टर शुरू किया था, ये इंसिडेंट बहुत लोगों को पता है कि एक गाय की डेथ हो गई थी, रेस्क्यू करके लाए थे तब स्टार्टिंग में, और उसकी डेथ हो गई थी, बारिश आ रही थी और यहाँ से नया वाला ब्रिज राम सेतु ब्रिज बन रहा था, तो हम लोग इधर से इधर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि वो ब्रिज नीचे टूटा था, ऊपर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो मेरा फ्रेंड है निखिल आसवानी, मैं उसको कॉल किया था कि वो गाय को गड़ाने के लिए मैं जेसीबी वाले को बुलाया था, वो 300 रुपये ले रहा था तभी, तो निखिल वॉज टू कम फ्रॉम दी अदर वे अराउंड, तो उतनी देर में मैं उसको बोला कि भैया 5-10 मिनट रुको, भाई आ रहा है पैसे लेकर। तो वो मुझे बोला था जब तेरी औकात नहीं है एक गाय को गड़ाने की तो तू काय के लिए ये सब चीज़ कर रहा है। सो वो मेरे दिमाग में लगा है और मैंने कहा कि मेरा आखिरी जो परचेस रहेगा जो मैं पूरे शेल्टर के, वो जेसीबी खरीद के छोड़ के जाऊंगा मैं यहाँ से। आई विल लीव दिस शेल्टर, मेरा एक बार काम हो गया, मैं छोड़ के चले जाऊंगा। सो कहना ये था कि जो अभी टीन ग्लास वगैरह लगे हुए हैं, मैंने ठान के रखा था कि मैं ऐसा शेल्टर बनाऊंगा जब लोग आएंगे तो देखेंगे कि इनकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, इनको कितना अच्छा रहने के लिए मिल रहा है। सो द ग्लास एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड, इट इज़ प्री प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द पेशेंट विच इज़ इनसाइड, अकॉर्डिंग टू द एनिमल विच इज़ इनसाइड। हर एक पशु जो रहेगा उसको ये लगना चाहिए कि उसका घर है, तो उसके हिसाब से बनाया हूँ। तो जहाँ ग्लासेस है वहाँ टेम्परेचर अंदर वैसा है कि ग्लास वहाँ पर वैसा लगा हुआ है, जहाँ ग्लासेस नहीं है टीन, बट ऑब्वियसली उतना पैसा नहीं है कि मैंने जितना बना के रखा है, बहुत लंबा हमने प्लान करके रखा है, बहुत सारे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होकर है, हर एक का अलग अलग है। टीन वॉज टू मिनिमाइज दी अमाउंट फाइनेंस, वो टीन वहाँ यूज़ की क्योंकि अगर उसके बदले अगर मैंने ये यूज़ किया होता था, अपना स्ट्रक्चर बनाया होता था कि ब्रिक्स और सीमेंट से, 100 करोड़ जाते थे होंगे। मड हाउस का क्या कहना है अपना? कैनॉट सस्टेनेबल नहीं, मैंने बहुत तकलीफ देखी है 6 साल में। हम लोग ताड़पत्री लेके खड़े होते थे, हमने बनाया था, एक बार पूरा वॉशरूम उड़ गया था, तो मैंने देखे झेले, तो अब नहीं। स्प्रिंकलर नहीं देखी है मैंने, जैसे है, बहुत है, स्प्रिंकलर वो जो हर तीन गाय वाले के सेक्शन शेड में में है, हर एक गाय के शेड में है, इंजोर्ड एनिमल्स के इसमें है। डॉग सेक्शन में नहीं लगा है क्योंकि वहाँ पर स्किन डिसीज वाले डॉग्स बहुत होते हैं। मैंने कहा ना अभी भी बहुत सारी चीज़ डेवलप हो रहे हैं वहाँ पर, फैंस है इंजोर्ड वालों के पास में, हर तरीके की फैसिलिटीज़ है। अच्छे जो है उनके पास शायद से थोड़े कम होंगे, लेकिन जख्मी वालों के पास है। मैंने बोला ना मेरे यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनको अच्छी जगह बैठना ना, वो किसी न किसी एनिमल सेक्शन में जाके बैठ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, मेन ऑफिस भी होगा, वहाँ पे इंसानों के लिए काम है, बाकी जानवरों के पास में, पशु के पास हर एक फैसिलिटी है। स्टिल इन अ डेवलपिंग फेज, स्टिल डेवलप, और मुझे 2 महीना 3 महीना लगेगा। ये बारिश जाएगी तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सर मैंने आईसीयू सेक्शन देखा है, वेटरनरी सेटअप जहाँ पे ऑपरेट करते होगे, उसका सेटअप आपका किस तरीके से लगा पड़ा है, यानी किस तरीके की इमरजेंसी चीज़ें वहाँ पे हैंडल की जा सकती है?
वहाँ पर हर एक प्रकार के मैंने फैसिलिटीज़ ला के रख दिए। एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, ब्लड टेस्टिंग्स के है, भले ही चूहों ने भी वो ब्लड टेस्टेशन के वायर वगैरह काट दिए, तो ब्लड टेस्टिंग्स के है। एंड ओटी रूम है, प्रॉपर ओटी रूम डॉग्स के लिए। सेम वैसा ही हमने गायों के लिए भी करके रखा। गायों के लिए एक्सरे मशीन है वहाँ पर, जो गायों के हिसाब से पूरा निकालेगी। अभी भी आई है वो मशीन, सौरभ भाई करके जो लंदन में है, उन्होंने वो चीज़ दिया है वहाँ पर। और हर एक फैसिलिटीज़ गायों के लिए, तो दोनों के लिए डेवलप्ड है वहाँ पर। और हमने ऐसा बनाया है कि ऑपरेशन होगा, उसके बाद में उनको आईसीयू में रखा जाएगा। आईसीयू में रहने के बाद 10-15 दिन का जो होगा, जैसे ह्यूमंस का होगा, ऑपरेशन थिएटर से उनको फिर एक आईसीयू में रखा जाएगा, जहाँ पर वो 10-15 दिन रखते हैं। उसके बाद से फिर वो जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। जनरल वार्ड से फिर उनको देखते हैं कि कौन से रिहाब में बेटर है, उसी तरह से शेल्टर पे ऑपरेशन, आईसीयू, पोस्ट ऑपरेटिव रिहाब पार्ट के बाद ओपन पार्ट। परफेक्ट, यानी जैसे ह्यूमन का होता है उसी तरीके से सब ऐसे सोच के बनाया हूँ मैंने। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाया हो। सर आपने मशीनरीज के तो काफ़ी नाम ले लिए, बट डू वी हैव फुल टाइम डॉक्टर्स टू लुक इनटू दैट एंड लैब टेक्नीशियन? द बॉस ऑफ शेल्टर डॉक्टर पीडी कडूकर सर, वो इंसान के कारण ही हर एक चीज़ें शेल्टर पे आई है। उसके बाद में डॉक्टर पालीवाल सर, ह्यूमंस में जो है उनका काफ़ी सपोर्ट है। बाकी बहुत सारी ह्यूमन डॉक्टर्स है, डॉक्टर दीक्षित हुए, अप्रतिम दीक्षित हुए, उनका हर एक चीज़ है। डॉक्टर ऋषिकेश कोले जो कि ब्लड का पूरा देखते हैं, उनके कारण वो ब्लड टेस्टिंग की मशीनरीज मुझ तक पहुँची है। मेरा फ्रेंड है नचिकेत कोले करके, उसका ऐसे काफ़ी सारे ह्यूमन डॉक्टर्स है और वेटनरी डॉक्टर्स है, जिनके कारण वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वहाँ बना है। एंड दे हैव फुल सपोर्ट 24/7। नहीं, ये दिस इज सपोर्ट पार्ट कि मशीनरीज आई है। डॉक्टर पीडी कडूकर इज देयर फॉर एवरी सेकेंड ऑफ टाइम। यस, हम लोग कोई भी अगर जानवर आता है तो पहले उधर ही रेफर करते हैं, उनको ही पूछा जाता है, वो जैसे बताए वैसे बाकी पूरे एलएसएस वाले जो पैरावेट्स है वो करते हैं। सो फुल टाइम वहाँ नहीं है, ज़रूरत पे आप ऑन कॉल बुलाते हो? मतलब वहाँ पे ये रास्ते के जानवरों के लिए हम लोग ओनर्स का नहीं करते। ओनर के लिए दे हैव टू गो डायरेक्टली टू प्राइवेट नहीं क्लिनिक। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट इन शेल्टर ओनली। यस, इन शेल्टर दैट इज व्हाट वी डू। अगर सपोज ऑपरेशन होगा तो डॉक्टर्स कम एंड ऑपरेट, अदरवाइज नॉर्मल जो भी पट्टी वगैरह करना है, ये करना है, वो पैरावेट्स कर। तो आपके पास उसकी टीम है? 7 पैरावेट्स है मेरे पास, 7 पैरावेट है जी। सो टोटल कितना स्टाफ है अपने? अराउंड 55। 55 staff, including from sweeper, from watchman. Yes. To For me, sweeper, watchman, the employee, and me myself are in the same category. Yeah, but still yes, we considering have 55 different team. parts. Yes, yes. सर एक अमाउंट लगती होगी, है ना, इतना बड़ा सेटअप चलाने के लिए। मैंने जब एंटर किया था, मैं आपसे मिलने भी आया था, तब मैंने पूछा था कि सर ये जो तख्ता लगा हुआ है कि ये महीने का खर्चा आज भी है? तो आपने कहा था नहीं, 2-3 साल पुराना है। तो उसमें मैंने अमाउंट जो देखी थी वो 18 लाख समथिंग मंथली एक्सपेंसेस है। सो अब उसको कैसे जस्टिफाई करोगे कि 18 लाख वहाँ पे आपने दिया हुआ है, बट स्टिल इज 18 लाख अमाउंट मंथली? Right now it is I think 48 lakhs per month. पर मंथ? जिसमें से अराउंड 7.5 लाख 8 लाख सिर्फ सैलरी का जाता है। सो भाविन भाई है, वो मदद करते हैं उसके लिए। और बाकी का जो है फिर अदर पीपल अराउंड दे ट्राई टू हेल्प मी आउट। देव भाई है, मेरा फ्रेंड आदित्य है, मेरा भाई टाइप है पार्थ करके वो, और फिर जितने ये एम्प्लॉयज़ है ये लोग इकट्ठा करके लाते हैं अमाउंट। इसमें से चारे का पैसा काफ़ी सारे जगह से डोनेशन में आ जाता है। चावल पूरे चंद्रपुर से आ जाता है। चावल मेरे यहाँ पे कभी कम नहीं होता है। काफ़ी सारे लोग हैं जो ये सब चीज़ें करते, तो वो पैसा कम हो जाता है। इस तरह से पैसा बचाने की कोशिश, हर एक चीज़ मांगने पे ही मिलती है, तो मांगता हूँ और जमा करता हूँ। मांगे बिना तो कुछ नहीं मिलने वाला ऐसा अभी भी बहुत स्ट्रगल है। इतना पैसा कुछ नहीं आता। अगर आपको प्रॉपर शेल्टर अगर रन करना होगा तो इतना अमाउंट आपको लगेगा, इतना मतलब प्रॉपरली लगेगा। बहुत जगह हम लोगों को एनजीओ है, आपको लेके चलना पड़ता है कि अभी ये नहीं है, तो अभी वो बोलते हैं ना कि अगर एक टाइम की रोटी नहीं मिले तो थोड़ा सा एक टाइम का जो रोटी मिला उस पर खुश हो जाओ, तो वो अभी भी चलता है। सर डेली रेस्क्यू केसेस कितने आते हैं? अराउंड डॉग्स के तो 20-22 रोज के आते हैं, गायों के अराउंड 10 आते हैं, जिसमें से ये शेल्टर पे आने वाले। शेल्टर पे नहीं आने वाले वो तो अनगिनत है, जो रोड पे ही हम लोग ट्रीटमेंट कर देते हैं, दवाइयाँ किसी को दे देते हैं, कुछ कर देते हैं। ऐसा लोगों के कॉल अराउंड 100-150 तो रोज़ के कॉल आना ही आना है। मेरा फ़ोन 24/7 बजता ही बजता है। इसमें से बहुत सारे कॉल फालतू भी रहते हैं। हाँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी रहते होगे ना, कि यहाँ पर कुत्ता बैठा हुआ है, इसको लेके जाओ, यहाँ बिल्ली बैठी है, इसको लेके जाओ, यहाँ पे कुत्ता है, लेके जाओ, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे देके लेके जाओ। तो उनको समझाना पड़ता है। ये एक हॉस्पिटल है, यहाँ पे जख्मी जानवर बहुत रहते हैं और अलग अलग बीमारी से रहते हैं। कभी कभी हमको भी नहीं पता चलता कि कौन सा बीमारी है जब तक ये ब्लड टेस्ट नहीं करो। ये बीमारी दूसरे में फैल सकती है,
तो आप अच्छे जानवर को लाके यहाँ पे रखोगे तो बट ऑब्वियसली आप उसको मार रहे हो, आप मत करो। तो ये जब हम लोगों को समझाते हैं उनको गलत लगता है, बट ये हकीकत है। तो अभी हम लोगों को दोनों ही तरीके से समझाना पड़ता है, कभी अच्छा बन के कभी बुरा बन के। हाँ, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ना कुछ ना तो नाराज़ हो जाएंगे, किसी का दिल नाराज दुखेंगे। लोग बोलते हैं कि तुम गवर्नमेंट का पैसा खा रहे हो, लोग डोनेशन दे रहे हो, तुम्हारे जेब में जा रहा है, इतना तक तुम जो 2 टाइम का खा रहे हो, बोले ना जानवरों का खा रहा है, यहाँ तक का बोल देते हैं। अच्छा, इससे एक मुझे क्वेश्चन आ रहा है। देख, आई एम नॉट आस्किंग बिकॉज आई वांट टू, मैंने देखा है इसलिए पूछ रहा हूँ। सर, काफ्स भी हुआ है आपके पास, अभी बेबी काफ्स, आपके पास गाय भी है, तो आप इनसे प्रोडक्ट कुछ बेचते हो ताकि, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर खा रहे हो, नहीं, मैं अगेन बताता हूँ ना। इससे शायद एनजीओ को भी फंडिंग मिलती हो या दूध डेयरी प्रोडक्ट्स में जाता हो, तो इससे कैसे करते हो, कैसे हेल्प हो जाती है? करना चाहिए ये चीज़ को, हर गौशाला को करना चाहिए ताकि वो अपने गौशाला को ये रखे। देखो, गाय को दान की ज़रूरत नहीं है, गाय को सम्मान की ज़रूरत है। गाय माता है, इसलिए वो राष्ट्रीय एनिमल में नहीं आना चाहिए। इट शुड नॉट कम इनटू नेशनल एनिमल, इट शुड कम इनटू द होली एनिमल। मतलब वो जानवरों के किरदार, वो माँ के किरदार में है, तो उनको उतना रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। शेल्टर पे, गौशाला पे दूध निकालना चाहिए, दूध बेचना चाहिए, बट माँ को, बच्चे को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। मेरे शेल्टर पे जितने भी आपने छोटे छोटे बच्चे देखे हैं और मम्मी देखे, हम लोग दूध नहीं निकालते उनका, उल्टा हमको उनको दूध पिलाना पड़ता है बच्चों को। तो ये पर्सपेक्टिव में, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे डॉग्स हैं, उनका खाना, सो मैंने कहा ना, मैं हर तरीके से जुगाड़ करता हूँ, मैं सॉल्यूशन निकालता हूँ। वो गुजराती, मारवाड़ी, जैन और ये साउथ इंडियन, और मैं जितना पढ़ा ना, वो चाणक्य का पूरा दिमाग लगा के काम करता हूँ, तब जाके शेल्टर चलता है। तो हमने गिर गाय भावनगर से खरीद के लेकर आई, वो मेरे फ्रेंड ने ही कंट्रीब्यूट किया, आदित्य ने और पाते दोनों ने मिलकर। तो वो गिर गए, आने के बाद उसका दूध निकाला जाता है। पहले दोहन होता है, दोहन मतलब 2 थन का दूध निकलता है, 2 थन का नहीं निकलता है। मेरी गाय खुश है, इसलिए वो दूध का नाम और दही जो बना रहे हैं, अहिंसा दूध के नाम से हमने वो कंसेप्ट लाया है। 2 थन का निकलता है, 2 थन का बच्चों को जाता है, उसके बच्चों को जो 2 थन का निकला, वो 2 थन में से जो मेरे यहाँ पे जो काफ है, जिनकी मम्मी नहीं है, जो इंजोर्ड है, उनको वो दूध जाता है। अब जो बचा वाला दूध है वो मेरे यहाँ पर आता है, उससे हम लोग छाछ और मक्खन अलग करते हैं। सो मक्खन बिलोना प्रोसेस है, वो मक्खन अलग हो गया और उससे घी बनता है, दैट इज़ A2 गिर गाय का घी। वो 2500 पर लीटर के कॉस्ट से है, प्योर है, अहिंसा ये है। और उसके बाद जितना छाछ बन गया, बच गया, वो पूरे डॉग्स को खाने में जाता है। यानी वेस्ट कहीं नहीं है, जितना हम निचोड़ सकते, निचोड़ना इज़ अ रॉन्ग वर्ड, बट जितना हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जितना हम उसको इनपुट दे सकते हैं, वी आर डूइंग द बेस्ट एट आवर। यस यस। तो आप अब इससे समझो कि मैं यहाँ पे कोई क्रुएलिटी नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर उन माओं से मैं सारे बच्चों को बचा रहा हूँ, और जो बचा वाला पैसा है उससे वो एक घी बना, बहुत लिमिटेड बनता है, बहुत कम बनता है, बहुत प्योर है, और अनलाइक आपको जो मार्केट में मिल रहा है उससे बहुत डिफरेंट है। लोग ये खा के इसको ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये प्योर है, वो बोलते हैं जो बहुत प्योर रहता है वो हजम नहीं होता जल्दी से या समझ में नहीं आता, उतना प्योर है, बहुत लिमिटेड है। अगर किसी को भी चाहिए तो डेफिनेटली ले सकते हैं। वो ये गायों को चारा के लिए, ये गायों के ट्रीटमेंट के लिए, ये गायों के मेडिसिन के लिए ही जाने वाला है बस। सर, अभी आपने डोनेशन, बहुत सारे लोग, आपने फ्रेंड्स, पिलर्स का नाम लिया, सो व्हाट यू फील, आपके लिए डोनेशन का बेस्ट जरिया अभी फ़िलहाल क्या, इंडिविजुअल या कोई कंपनी? बोथ एवरी पेनी कॉस्ट। मेरे पास में अगर कोई 10 रुपये भी लेकर आया तो मैं उनको हाथ जोड़ता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये दिया है। किसी ने कुछ और भी अमाउंट दिया है तो दैट इज़ ऑल्सो वेलकम। और हर एक तरीके से पैसा आना चाहिए। मैंने कहा ना कि अगर मेरे को 1 रोटी मिली तो भी उसमें मैं खुश हूँ, मैं ट्राई करूँगा कि दूसरी रोटी भी बच्चों को मिले। सो इंडिविजुअल से और कॉर्पोरेट से हर तरीके से आपको पैसा लाना ही लाना है। यस, दोनों भी आपके अच्छे फंड रेजिंग में हेल्प करते हैं। यस। सर, एक टर्म है CSR, जिसको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। दिस इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी फर्म एंड ऑल। डू यू फील अगर ये मैंडेटरी नहीं होता, टैक्स बचता है इस पे कंपनीज का, तो लोग इतना दान करते? लोग दान एज अ इसलिए कंपनी, मैं आपको दोनों काफ़ी सारे कंपनी से जो दान नहीं करते वो देते और वापस ले लेते, दैट इज इनटू फ्रॉडरी एंड एवरीथिंग। मैं नहीं ये सब करता हूँ, एंटरटेन करता हूँ इनको। जो जेन्युइनली दान करता है वो काफ़ी सारे दान करते हैं। उनका मोटिव है कि देखो हम लोग इतना कर रहे हैं और हमारे कारण इतना पोल्यूशन हो रहा है, ये हो रहा है, तो कुछ अच्छा करें। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं जो ज्वाइन कर, लेकिन चंद्रपुर में कोई नहीं है जो अपने को CSR के थ्रू हेल्प करता है। हम बहुत घूमे, सब जगह कहीं ना कहीं
इंडल के यहाँ वहाँ यहाँ, तो चंद्रपुर के इससे और आसपास के इससे कुछ नहीं मिला। जो मिला मुझे बाहर से मिला, जो मेरे फ्रेंड्स जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जो अपने यहाँ पे चंद्रपुर में है लेकिन वो बाहर में है, और वो कंपनी से उन्होंने मुझे हेल्प कराया। तो फिलहाल हमारे लिए उतना CSR इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन चंद्रपुर कंपनी से नहीं। चंद्रपुर से नहीं है, तो बाहर से आता है, तो वो भी टैक्स और एग्जम्पशन। बाहर को भी कैसा रहता ना, वो कंपनीज का ऐसा रहता है कि हम जिस एरिया में हमको वहाँ हेल्प करना है। जैसे नागपुर में है तो वो उनका ऐसा है कि नहीं मैं नागपुर में हेल्प करूँगा क्योंकि हम लोग नागपुर बेस्ड है। पूना वाले हैं तो हम लोग पूना में करेंगे, बैंगलोर वाले तो और मेरे जितने फ्रेंड्स मेरे स्टूडेंट्स सब बाहर ही है, चंद्रपुर के नील। फिलहाल नहीं है, लेकिन आएंगे आगे शायद आ चलते जाए, हुए। हाँ, I क्योंकि hope। कंपनीज अभी बहुत सारी खुल रही है। वी आर ऑल्सो ग्रोइंग कंपनी इंडिविजुअली, तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन ग्रोइंग भी कर रहे हैं डेफिनेटली। जब हमारे पास सर्टिफिकेट्स वगैरह आ जाएंगे, जब उस लेवल पे पहुंच जाएंगे, डेफिनेटली वी विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन दैट। सर, नेक्स्ट मेरा ये कहना था कि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि ऑडिट्स होते हैं। मैंने आपकी वेबसाइट देखी है, जहाँ तक मुझे पता है कि ऑडिट रिपोर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है, बट आई हैवंट सीन एनी काइंड ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स ऑन योर वेबसाइट। व्हाई? मेरा वेबसाइट हमेशा बदलते रहता है। वो कैसा है ना कि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम लोग वेबसाइट्स के लिए पे करे करके, तो जो भी वेबसाइट बनाना, जो भी वॉलंटियर्स आते हैं वो लोग उसको डिज़ाइन करते हैं, वो लोग सब कुछ करते हैं और फिर जाते हैं। तो जितना वो लोग करते बेचारे उतना हो जाता है, जितना करते उतना हो जाता है। अभी भी नागपुर के रायसोनी नहीं अपना कौन सा कॉलेज है, कॉलेज भूल के मैं, वहाँ का वॉलंटियर आया है और अपने वहाँ का वॉलंटियर अभी उसको डेवलप कर रहा है। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी डन। क्या होता था, आ जाता है बेचारा, वो उसका जो मेन मोटिव रहता है कि ये इतना इतना बनाओ, उतना बना देता है, उसको चेंज करता है, चला जाता है। तो कोई अच्छा मुझे वेबसाइट डिज़ाइन करने वाला मिला नहीं, जबकि मैंने बहुत बार इंस्टाग्राम पर और हर जगह डाला है कि कोई अच्छा वेबसाइट बनाने वाला मिला है। तो अभी वो बेचारा बंदा जो आया है वो करके देने वाला है, कह के देने तो वाला। फिर अपलोड्स हो। होपफुली एनुअल रिपोर्ट्स और उसमें सब Yes, देखेंगे। लेकिन अगर आप किसी को भी डोनेशन अगर मांगते हो तो आपको ये बट ऑब्वियसली देना ही है, और हम लोग देते हैं। नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज नाउ डेज डोनेशन हैज़ बिन डिजिटलाइज्ड अराउंड द वर्ल्ड। आप बैठ के, जैसे आपने भी लिए भी है डोनेशन, तो मुझे ऐसा लगता है ना, अगर हम भी किसी को रेफर करना चाहते हैं दैट वी आर कनेक्टेड टू प्यार फाउंडेशन, तो सबसे पहले हमसे ये पूछेंगे कि जैसे हमारी भी वेबसाइट है, तो उसमें हम NGO में हमको रिपोर्ट्स दिखानी पड़ती है, देन ओनली दे बिलीव कि ठीक है, इनका सारे सर्टिफिकेशन है, इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स आ रही है, इन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स चला है, दिस आर वेल रिकग्नाइज, देन वी शुड गो फॉर दैट। तो आई थिंक इन कमिंग फ्यूचर में आपके भी आ ही जाए। मैं तो चाहूँगा कि मतलब 1-2 हफ्तों में वो कर देगा ये काम। सो इट डिपेंड्स अपॉन द वॉलंटियरिंग पार्ट। मैंने बोला एक रोटी मेरे को मिलती है, दूसरी रोटी की मेरे को कोशिश करनी है, और वो चल रहा है बस। चलेगा डेफिनेटली सर। सर, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि आज के ज़माने में ना, वैसे तो ब्रूटलिटी, झगड़ा, रेज, एंगर सब में बढ़ रहा है, तो हमने आजकल वीडियोस में बहुत देखे, लगता है मुझे इसके पहले भी होता होगा, लेकिन आजकल जब से सबके हाथों में मोबाइल आ गया, किसी ने गाय छोड़ दी, किसी ने कुत्ता छोड़ दिया, किसी ने बिल्ली मार दी, सेक्सुअल अब्यूज़ के वीडियोस देखे हैं मैंने कि गाय के साथ एक इंसान सेक्स कर रहा है, बकरी के साथ एक इंसान सेक्स कर रहा है। तो ये मेंटालिटी क्यों इतनी ख़राब हो रही है लोगों की? अभी दिख रहा है करके आपको ऐसा लग रहा है, पहले नहीं दिखता था इसलिए नहीं पता चलता था, अभी दिख रहा है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया है कि जो एनिमल्स के साथ में जो ये ब्रूचुअलिटी हो रही है उसके ऊपर में उन्होंने कोई ये नहीं किया। इसके पहले था, अभी नहीं है। So, ये सब चीज़ें चेंज होनी चाहिए, और लोगों की मानसिकता है, संस्कार है, इससे भी ज़्यादा ख़राब है। अपने चंद्रपुर की बात है, डॉग का रेप करके उसको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए थे। और मैं पुलिस वालों के पास कितने दूर तक घूमा, आप अगर पुलिस स्टेशन में जाओगे ना, सो लिटरली आपको ऐसा लगा कि मैंने ही गलती की है, मेरे से ही गलती हो गई कि मैं पुलिस स्टेशन में आया हूँ। आपको लिटरली एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसे चिढ़ जाएगा कि यार ये हो क्या रहा है यहाँ पर, मैं किसी का कंप्लेंट करने आया हूँ और मेरे को ही घंटों बैठना पड़ रहा है। अभी भी यही होता है, अगर आप कोई कंप्लेंट करने जाओगे ना, अगर आप सपोज एक पकड़ लो 12 बजे गए हो, आप रात के 10 बजे के पहले वापस नहीं आओगे। मैं जानवरों के लेकर बोल रहा हूँ, पशुओं के लेकर बोल रहा हूँ। आप चिढ़ जाओगे, और वो भी 12 बजे तक मिला मेरे को रिपोर्ट तो मिला, नहीं तो नेक्स्ट डे पे जाएगा, नहीं तो उसके दिन बाद जाएगा, उसके बाद में कार्रवाई होगी। अभी तक मैंने जितने भी कंप्लेंट किए, एक को भी सजा नहीं हुई, एक को भी। वो मस्त घूम रहे हैं। कुछ तो मैंने रिपोर्ट देने के लिए घंटों बैठ के मैंने रिपोर्ट दी, वो व्यक्ति वो पर सामने आया भी नहीं है,
पुलिस वाले मेरे को पूछते हैं की तू इतना सारा करता, बोले ते को नाही लगता, बोले आम्ही जाते रोडवर तो आमच्याकडे कुत्रे येऊन हे करते तो ये तू तब आएगा क्या, बोले मेरे को उल्टा वो लोग सवाल पूछते हैं कि अगर हम लोग रास्ते पे जा रहे हो, कुत्ता हमको काटने आ रहा तो हम लोग क्या करेंगे। आई एम लिटरली पिस्ड ऑफ कि भाई मैं यहाँ पर कंप्लेन करने आ रहा किसी रीज़न से, आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, इसका अगर मैं सोल्यूशन और जवाब दूंगा ना, मेरे पास अच्छे अच्छे जवाब रहेंगे कि एक रोटी देने की लायकी नहीं रहती है लोगों की, और वो मुझे सवाल पूछते कि कुत्ता काटेगा तो अबे तो रोटी तो दे के देख, फिर देखना तेरे को किसी ने हाथ लगाया तो कुत्ता पहले खड़ा हो जाएगा। इंसान बदलता है, इंसान दोगला है, कुत्ता गाय ये नहीं है दोगले, कुत्ता मरने तक के आपके आजू बाजू रहेगा, आप मर भी जाओगे तो छोड़ेगा नहीं। कई सारे इंसिडेंट्स है, इंसान आज एक व्यक्ति मर गया ना तो दूसरे महीने भूल जाएगा, तीसरे महीने भूल जाएगा। अब वो छोड़ो, कितने लोगों को मैंने हेल्प किया है वो आज मुझे याद भी नहीं करते, और मुझे याद भी नहीं करवाना है वो चीज़ को लेकर। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि इंसान जानवर एक ऐसा पशु है, मतलब अब डॉग्स को ही कंसिडर लो, दुनिया में सबसे वफादार सबसे है। मैंने बोला ना, इसलिए वो प्यार मैंने जो नाम लगाया है ना, उसका मेन मोटिव था कि सच्चा प्यार ये पशु का। आप इंसान पे कितना भी प्यार कर लो, आप कितना भी निछावर कर लो, आप कितना भी, वो धोखा देगा वक्त आने पे, नहीं बहुत बार देगा बहुत बार। आपकी थोड़ी भी अगर सपोज ये चीज़ें मैच नहीं हो ना, वो धोखा दे देगा। बट पशु नहीं, आप मारो पीटो लाड़ करो, उसको नोचो, कुछ भी करो, कितना भी करो, कुछ भी करो, आप रोटी मत दो, खाना मत दो, फिर भी वो आएगा और थोड़ा सा लाड़ करके जाएगा, बस इनफ है। सर आपने अभी ब्रूटैलिटी के हमने ये टॉपिक मैंने छेड़ा है, तो अगर मुझे दिखती है सो कौन से हेल्पलाइन नंबर्स हैं या किसको कनेक्ट करना चाहिए? जैसे प्यार तो ऑब्वियसली चंद्रपुर में बैठा है, लेकिन इसकी नेशनल हेल्पलाइंस होगी, इसकी कुछ ना कुछ वेबसाइट्स होगी, तो अगर सबसे पहले तो उसके बारे में बताइए, और अगर मुझे कंप्लेंट करनी है तो उसका एक छोटा सा प्रोसेस बताइए। आदरणीय श्रीमती मेनका गांधी जी ने एक ऐप ओपन किया है, बनाया है RRT करके, वो डाउनलोड कीजिए। उसमें काफ़ी सारे जो एनिमल वेलफेयर्स वाले हैं, NGOs वाले, वो कनेक्ट हो रहे हैं। सो अगर आपको कहीं पर भी कुछ दिखता है, चाहे वो रेस्क्यू के लिए रिलेटेड हो या कुछ क्रुएलिटी हो या आप पर कुछ आपदा हो रही है, जैसे फीडर्स को बहुत तकलीफ होती है, तो अगर उन्होंने ऐप पे क्लिक किया तो जितने भी लोग हैं आसपास में उनको वो मैसेज चला जाएगा। तो जो भी अवेलेबल लोग हैं वो तुरंत पहुँच जाते हो। दिस इज़ अ गुड ऐप, आप RRT डाउनलोड करो, उसके इसमें आप अपना लॉगिन करके रखो, तो जितने लोगों को है उतने लोगों को पता चल जाता है। दैट इज़ गुड थिंग। सेकंड थिंग, अगर कंप्लेंट करना हो, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, बहुत लड़ना पड़ता है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हुए उसमें। आपको नियर बाय पुलिस स्टेशन पे ही जाना पड़ेगा, आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मेंटालिटी ऑफ द पुलिस पीपल कि वो कैसा है। बट हम लोग करवा के ही लेते हैं, हम लोग छोड़ते नहीं हैं, तो उतनी ज़िद पे रहना पड़ता है और तभी वो चीज़ होती है। तीसरी चीज़ है कि नेशनल हेल्पलाइन पेटा है, तो वो आपको हेल्प कर सकता है। पेटा पे डायरेक्टली उनका नंबर निकाल लीजिएगा, जो भी कहीं पर भी जो भी अवेलेबल नंबर्स है उनको ट्राई करिए, वो कहीं ना कहीं से कोई मार निकालते हैं। लेकिन मैंने जितना मुझे हेल्प हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ श्रीमती मेनका गांधी जी है, जिनके कारण पूरे भारत में जानवरों पे, पशुओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो थोड़ा सा रुक रहा है। शी इज़ दी ओनली वन, पूरे नेशनल लेवल पे वो झगड़ती है, और बहुत जगह उनके ऊपर ही उल्टा हो जाता है, बट यस शी इज़ द वन हु हेल्प्स। सो ऐसा आप वो RRT डाउनलोड कर लीजिए। प्यार तो चंद्रपुर में हेल्प करता है, लेकिन अभी मैं भी लोगों से थक गया हूँ, काफ़ी थक गया हूँ, लेकिन हार नहीं मान रहा हूँ, थक गया हूँ। बस थोड़ी सी हेल्प मुझे पुलिस वालों की तरफ से चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बैठे अपने DD ऑफिस से है, गवर्नमेंट ऑफिस, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, जिला परिषद के जो व्यक्ति है जो इस रोल पे बैठे हैं, ये सब लोगों का साथ चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि ना, एक SPCA की बॉडी होती है, सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल की एक बॉडी होती है, जो हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। वो अपने चंद्रपुर में नहीं है। मैंने काफ़ी टाइम ट्राई किया है पर नहीं हो पाया। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से जितने लोगों तक ये पहुँचे, आप प्रशासन पे इस बॉडी को लाने के लिए कोशिश करिए। आप डायरेक्ट SPCA को रिपोर्ट करिए, बस काम सॉल्व हो जाएगा। सर अब तक का जो पॉडकास्ट था बहुत ही बेहतरीन था, और हम हमारे आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, दैट आई रियली लाइक्ड। मुझे लगता है कि एक रैपिड राउंड होना चाहिए। अच्छा। क्या ना, इंसान को थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है और इंसान को परखने का एक मौका मिल जाता है। जैसे आपने आपके मेंबर्स को परखा, आई एम नॉट इन शूज टू जज यू, बट मुझे बहुत फन लगता है, तो हम उसके लिए बढ़ते हैं सर। एंड यू हैव टू बी रियली रैपिड, ऐसा वाला रैपिड मीन्स रैपिड। ओके सर, Okay. सो विल स्टार्ट विद दैट नाउ। If you want to explain, you can explain, but answer आपको rapid देना है. Okay. According to you, what is best, rescue या adoption? रेस्क्यू। Rescue. लेकिन individual तो adoption ही कर पाएंगे, rescue बहुत
कम कर पाता है, तो उसके नज़रिए से एडॉप्शंस के बाद में बहुत से लोग अडॉप्ट करके लेके जाते हैं लेकिन वापस ला के छोड़ देते हैं। एडॉप्शन मुझे लगता है सबसे पहले तो कि वो ब्रीड वाला सिस्टम अगर गायब हो गया ना तो फिर रास्ते के जानवर को अपने आप घर मिल जाएगा, तो एडॉप्शन का सवाल ही नहीं आता। और एडॉप्ट होना चाहिए, एडॉप्शन होना चाहिए, बट हमारा मेन पर्सपेक्टिव वो रास्ते पे जो जानवर है जख्मी है उसको लेकर आओ, ठीक करो, छोड़ो। तो मेरा फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज रेस्क्यू देन एडॉप्शन। ओके, मनी या ह्यूमैनिटी, बोथ। गवर्नमेंट या पब्लिक का सपोर्ट, पब्लिक का सपोर्ट। बिगेस्ट रिग्रेट टिल डेट, लोगों पे जल्दी विश्वास करता हूँ। बिगेस्ट ड्रीम दैट यू वांट टू अचीव, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वन मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू इंडिया। पहले जेंजी को बोलूँगा कि जल्दी किसी के बातों में विश्वास मत करो और ह्यूमैनिटी को वापस लेकर आओ। ह्यूमैनिटी इन द टर्म्स ऑफ कि एनवायरनमेंट, नेचर, लव एंड जो प्रकृति आपके आसपास है उसको ज़िंदा कर दो। दिस इज़ फॉर जेंजी। जेंजी। सो अगेन इंडिया के लिए दिस इज द ओनली वन एज ग्रुप जो यूथ के लिए है, ओवरऑल उसके लिए क्या एक मैसेज देना चाहोगे? हर एक को जीने का हक होता है, हम लोग किसी के जीने का हक छीनना नहीं चाहिए। और क्योंकि मैं पशुओं से रिलेटेड हूँ तो मैं भारत के लोगों को यही बोलूँगा कि देखो वो जो तकलीफ़ से गुजर, हर एक का अंदर में क्या होता है किसी को नहीं पता। मैं बहुत डीपली बोल रहा हूँ, मेरे अंदर में क्या तकलीफ़ है वो मैं ही जानूँगा, मैं सबको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मैं लड़ पाता हूँ। वो बेचारे जानवरों के लिए कुछ भी नहीं है। एक मौका दे के देखो, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखो कि उनको भी जीने का हक है, तो देखना कि वो भगवान ना उनके थ्रू सबसे ज़्यादा आशीर्वाद देता है। तो आप उनके लिए थोड़ा सा करो, अपने आप सॉल्व हो जाए। तो मेरे लिए जानवर, पशु, पक्षी, जंगल, मतलब नेचर इज़ वन थिंग, तो रेस्पेक्ट द नेचर। और वो बोलते ना कि एक सिविक सेंस होना चाहिए, वो सिविक सेंस पे अगर इंडिया ने काम कर लिया ना, अपना भारत एक नंबर होगा। सर एक सजेशन एनिमल लवर्स के लिए, और मैं चाहता हूँ कि पर्सनली आप इसको दो, क्योंकि ना आजकल एनिमल लवर ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया है। मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे लगता है डॉग अगर मेरी ब्रीड है और मैंने उसको पाला है, सो आई थिंक एक नेचर उसका होता है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करे। लेकिन मैं आज तक देखता हूँ मेरे मोहल्ले में बहुत सारी आंटी है डॉग्स लेके घूमती है, तो कोई दूसरे कुत्ते आ गया ना तो वो अपने गोदी में उठा लेते और प्रोटेक्शन, जैसे आपने इसके पहले भी कहा है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है। घोड़े हैं, ठीक है, उनको कोई किसी और चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए, इसको किसी और यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा ना घुस चुके हैं लव के चक्कर में, कहीं ना जो चीज़ भी ज़्यादा हो जाती है ना आपको हार्म ही जहर हो करती है। जाती है। तो ये ऐसे लवर्स के लिए, एनिमल लवर्स के लिए एक मैसेज आप क्या देना चाहोगे? मैं दोनों तरफ से ही बात करता हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं बोलूँगा कि इंसान गलत है या पशु की तरफ से गलत है। मैक्सिमम प्रॉब्लम एनिमल लवर्स के कारण ही हो जाता है। जो चीज़ को जिस तरह से दिखाया जाता है उस तरह से ना दिखा के कुछ गड़बड़ी हो जाता है। हाँ, 99.9% प्रॉब्लम्स पशुओं को होता है, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सारे हैं। तो मैं सारे एनिमल लवर्स को यही बोलूँगा कि आप दोनों तरफ से सोच के एक्ट करना, एक तरफ से मत सोचो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिंपल चीज़। और एनिमल लवर्स को ये बोलूँगा, पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेरेंटिंग के कारण सब गड़बड़ जाता है। बहुत सारे डॉग्स शेल्टर में गिर जाना, जंगलों में गिर जाना, रास्ते पे गिराना, बैड पेरेंटिंग। सो एनिमल लवर्स को मेरा एक ही सजेशन है, अ गुड पेरेंटिंग, दैट्स इट। सर लास्ट, एनिमल लवर्स के लिए आजकल न्यूट्रल करना बहुत कॉमन हो गया ना, आप उसको न्यूट्रल कर देते हो ताकि उनको बच्चे ना हो पाए। शायद उसको ABC एक्ट में आता है, एनिमल बर्थ कंट्रोल। डू यू फील दैट इज़ करेक्ट, एंड अगर है तो कैसे करना चाहिए? 100% है। 100% इसलिए उनको स्टेराइल करना ज़रूरी है क्योंकि उनका एक तो बिहेवियर चेंज हो जाता है, अच्छे हो जाते हैं। दूसरा, आप सोचो ना कि आप जानवर प्रेमी हो, पशु प्रेमी हो। मैं जानवर पशु प्रेमी बोलूँगा, डॉग्स, कैट्स, गाय ऐसा नहीं बोलूँगा। आप पशु प्रेमी हो, आपने एक लाया, उसको एक समय के बाद में 6 बच्चे हो गए, वो 6 बच्चे को 6 बच्चे को, वो 6 बच्चे को 6 बच्चे को, ये बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आप कितना करोगे? तो आप दूसरों को दोगे पालने के लिए। क्या वो आपके जैसा पशु प्रेमी है? क्या वो आपके जैसा उसका प्यार करेगा? बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जब बच्चा देता है इंसान, एक बच्चा देगा साल में एक बार। एक डॉग अगर आप पकड़ोगे, एक बिच पकड़ोगे, तो वो साल में 2 बार बच्चे देगी, 6 और 6 बच्चे। उसको कितनी पीड़ा होती है, कितनी पीड़ा। ऐसे जगह पे जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे कितना तक रात के 1:30 बजे 2 बजे लोग मेरे पास में वो डॉग लेकर आते जो 3 दिन से बच्चा देने में तकलीफ हो रही थी, और 3 दिन से वो यही सोच रहे हैं कि नहीं अभी दे देगी, अभी दे देगी, अभी। वो कितने भयानक तकलीफ में रहेगी।
सो सिंपल सा ऑप्शन है कि जैसे 9 महीने हो जाते हैं, 9 महीने से 14 महीने तक के, 14 महीने के बाद आप कर सकते हैं। हम लोग 9 महीने से रस्टिका डॉग्स का करते हैं, 9-10 महीने के बाद का करते हैं, क्योंकि पहला हीट पर वो यूजुअली 6-9 महीने के बाद ही आता है। आप कर दो नसबंदी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम अच्छे रहते हैं। आपको 10 जानवरों का आने वाला को सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जानवर पे फोकस करो, या आप 3 जानवर पालो तो 3 पे फोकस करो। उनके वो बच्चे होना, वो बिजनेस पे करना, वो बहुत गलत है, मत करो। करा दो, नसबंदी करा दो, वैक्सीन करा दो, एक नंबर लाइफ उसको जीने दो, मस्त जिएगा, आलीशान जिएगा, राजा जैसे जिएगा। जी सर, अब मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को पैर फाउंडेशन से जुड़ना है, वॉलंटियर करना है या डोनेशन करना है और कुछ भी करना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसे कर सकते हैं। वॉलंटियरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल की यूथ अगर होंगे ना, चाहे वो कोई भी बिहेवियर को हो और कैसे भी नेचर के हो, चाहे मस्तीखोर हो, मेरे यहाँ पे मस्तीखोर बहुत लगते हैं, क्योंकि वही कुछ कर सकते हैं। वो ऐसा ना सिंपल वाले लोग नहीं, लेकिन सिंपल भी आते हैं ना तो हमारा वो भी काम होता है। सो एवरी सॉर्ट ऑफ जेंजी, एवरी सॉर्ट ऑफ पर्सन, एनी एज ग्रुप, लेट इट बी 70 ईयर्स, लेट इट बी ऑफ 5 ईयर्स, ये जो भी आते हैं ना, वो मुझे वहाँ पे हेल्प होता है। वॉलंटियर्स की मुझे सख्त ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, बहुत, तभी शेल्टर ग्रो होता है। और जो डोनेशन पर्सपेक्टिव, मैं तो चाहूँगा कि लोग वहाँ पहुँचें और वो वहाँ पे दे। जिसको डायरेक्ट पैसा देना है वो डायरेक्टली पैसा दे सकता है, जिनको चीज़ें देनी है वो चीज़ें दे, क्योंकि वो पैसे से भी, बट ऑब्वियसली मैं वो चीज़ें ही खरीदने वाला हूँ, तो आप मुझे चीज़ें ला के दो, मेरा टेंशन दूर है। बट कभी कभी किसी को ऐसा लगता है, जैसे अगर एक गाड़ी हम लोग घास की बुला रहे हैं तो वो अराउंडली जाता है 1,80,000, 1,60,000 तक जाता है। तो किसी को भी मैं बोलूँगा 1,80,000 की गाड़ी है तो वो देगा नहीं, तो वो 5,000 देगा, वो 2,000 देगा, 50 रुपये देगा, 10 रुपये देगा, वो सब जमा होता है, 1,80,000 जमा हो जाता है, हम लोग एक चारे की गाड़ी बुला लेते हैं, तो पैसा वैसा भी काम आता है। आप डायरेक्टली भी आके शेल्टर पे उन पशुओं को खिलाओ। मैं तो चाहूँगा हर एक व्यक्ति को एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, जब भी उनको टाइम मिले, वो आके शेल्टर पे एक कुत्ते को एक रोटी दे के चले जाए, एक गाय को एक रोटी खिला दे, जो भी पशु को जो खिलाना है। नहीं अगर कुछ खिलाना है तो सिर्फ आके बस एक कुत्ते को लाड़ कर ले, एक गाय को लाड़ कर ले, उनको आने वाली हर प्रकार के प्रॉब्लम ऐसे छूमंतर हो जाएंगे। बट हाउ दे कैन कनेक्ट यू, यानी वेबसाइट पे जाना है या एड्रेस या नंबर कुछ बता दीजिए। हाँ, 9422567030। आई रिपीट, 9422567030। दिस इज़ माई पर्सनल नंबर, इज़ विथ एवरीवन। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, शेल्टर तक पहुंचिए। रेस्क्यू नंबर काउंटर पार्ट अलग है, 7588893939। आई रिपीट, 7588893939। दिस इज़ फॉर द रेस्क्यू, एंड वी विल जेन्युइनली डू द रेस्क्यूज फॉर जेन्युइनली थिंग्स। अगर आप मुझे बोलोगे यहाँ पे कुत्ता पड़ा है उठा के लेके जाओ, मैं नहीं करूँगा। एंड वी हैव टू डिसाइड कि अभी हमको क्या करना है। शेल्टर पे अगर 100 जानवरों का ट्रीटमेंट हो रहा है और ऑपरेशन हो रहे हैं, रिग्रेसिव ट्रीटमेंट हो रही है, और कोई रास्ते पे बोलेगा कि यहाँ पर ये कुत्ता पड़ा है उठा के लेके जाओ, तो पहले मैं 100 के इसमें 50 तक लाऊंगा, फिर मैं ये उठा के लाने की कोशिश करूँगा। तो कभी भी शेल्टर को गलत मत समझिएगा जब हम लोग रेस्क्यू करने में थोड़े से लूज हो रहा है। पर्पस तो हमारा वही है कि वो बच्चे को लाना है, हाँ, बस प्रायोरिटी थोड़ी सी चेंज हो जाए। प्रायोरिटी देखनी पड़ती। प्रायोरिटी ये भी देखनी पड़ती कि कहीं अगर कोई गाय का एक्सीडेंट हो गया है, खून बहुत निकल रहा है, तो पहले उसको उठा के लाओ। और अगर एक गाय एक जगह गिरी है, बैठी हुई है, बीमार पड़ी है, तो आपको क्या लगेगा प्रायोरिटी? जिसका खून निकल रहा है पहले उसको उठा के लाओ। सो ये सब सोचते सोचते रेस्क्यू करना पड़ता है। तो काफ़ी लोगों को लगता है कि हम लोग इसको रेस्क्यू के लिए कॉल कर रही है, उठा नहीं रहे। अब 10 लोगों को एक गाय उठाते वक्त में आप सोचो, बहुत गंदे क्रिटिकल सिचुएशन पे रहते हैं हम लोग। कभी नाली में घुस के रहना पड़ता है, कभी पहाड़ में पड़े हुए रहना पड़ता है, कई पूरे 5 के 5 लोग ऐसे लेटे हुए उठा रहे हैं, गंदा गंदा सिचुएशन रहता है हम लोगों का, फ़ोन उठाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं वही बोलूँगा, वॉलंटियर्स आओ, ज्वाइन करो। जिनको लगता है कि प्यार फाउंडेशन कुछ नहीं कर रहा, वो लोगों को एटलीस्ट ज्वाइन करना चाहिए, ताकि उनको जो लग रहा है कि क्या नहीं काम कर रहे, वो काम करके वो दिखा दे। सबका है शेल्टर, मेरा थोड़ी ना है। सो आई थिंक पीपल कैन डायरेक्टली गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर प्यार फाउंडेशन। वहाँ पे आपको एड्रेस, वेबसाइट सारी मिल जाएंगी। होपफुली जो वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन द कमिंग वीक और सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम लोग भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही थे अभी। और अभी हम लोग जगह चेंज कर ली। काफ़ी लोगों को लगता है अभी हम लोग राम सेतु के पास है, वहाँ से नहीं है। तो आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हम लोग अभी चंद्रपुर में जो अपना शर्मा चौक है, शर्मा चौक से हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं तो जूनी पड़ोली, जूनी पड़ोली के बाद में विछोड़ा गाँव आता है, उसके पहले ही हम लोग पाइपलाइन वाला रास्ता है, वहाँ पर प्यार फाउंडेशन का पूरा साम्राज्य खड़ा हो रहा है। तो आपके माध्यम से मैंने ये एड्रेस भी दी दी है कि आप लोग आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। एक और इच्छा है मेरी, अगर आपके थ्रू ये पूरे चंद्रपुर में जाएं,
जो शर्मा चौक का चौक है, लिटरली उसको कोई नाम नहीं है, अलग अलग नाम है। तो मैं चाहूँगा कि जैसे कोई चंद्रपुर में एंटर करे तो पड़ोली के बाद चंद्रपुर आता है, तो वो शर्मा चौक से चंद्रपुर का ये सब कुछ शुरू होता है। तो चाहूँगा कि उसको गौ माता चौक के नाम से नामकरण करे। आपकी थ्रू से ये जितने भी अपने पॉलिटिकल पीपल है, जितने भी पीडब्ल्यूडी के हैं, जितने भी लोग हैं पॉलिटिकल पीपल है, जितने भी लोग हैं, जितने भी गौ प्रेमी हैं, हर एक व्यक्ति को मैं ये आह्वान करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि उस चौक को गौ माता चौक के नाम से घोषित कर दें। बस आपसे इतनी बात करके बहुत कुछ जाना, सीखा, एंड डेफिनेटली वी विल ऑल्सो कम बैक टू यू फॉर वॉल्टियरिंग एंड इन डोनेशन इन टर्म्स ऑफ एवरी एस्पेक्ट। और मुझे लगता है कि लोगों को भी इस फाउंडेशन से, ना कि इस फाउंडेशन में, जितने भी फाउंडेशन आपके शहर में हो, आपके गांव में हो, उससे जुड़ना चाहिए। बिकॉज आई पर्सनली फील जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो तो सोसाइटी को पे बैक करना बहुत ज़रूरी है। So, thank you for watching this video, this episode. See you soon with a new personality, with a new celebrity, and with a new topic. Till then, please subscribe our channel and share this video. Thank you once again.